हमेशा यही बोलता हूँ कि देयर इज नो सक्सेस एक्सेप्ट द हार्ड वर्क, देयर इज नो सक्सेस विदाउट द हार्ड वर्क। बिल्कुल। वैसा तो कुछ नहीं, जो आजकल क्या वीडियो बनाते हैं कई चैनल्स पे आप देखेंगे, उसमें क्या मैन हैंडलिंग किया जाता है, मतलब या तो चाटे मार रहे हैं, या वो स्टिक से बच्चों को मारा जा रहा है, या वो जो उनके पेट पे ऐसे इस तरीके से मारते हैं, या पेट पे खड़े हो जाते हैं, ऐसी पनिशमेंट मिलती है फौज में। सर मेरा सिलेक्शन हुआ था पंजाब टीम में, मगर इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया और पूरे प्रोग्राम सब कैंसिल हो गए थे। हाँ, उस दौरान जी 1984 के दौरान कि मौके बार बार नहीं आते। बिल्कुल सर। यदि मौका जब भी मिले उसको ग्रास्प कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल सर। मौके बार बार नहीं आते हैं। तो मुझे मौका मिला, मैंने ट्रेड चेंज किया, रिमस्टरिंग की। मन्ने वास्तिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचनम। आपको तुरंत उसके फल की आशा नहीं करनी, आप तो नेकी कर दरिया में डाल। आपने नेकी कर दिया, उसको भूल जाइए आप, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। हाँ बस, वो आपका पुण्य कर्म कहीं ना कहीं झोली में इकट्ठा हो रहा है, पड़ा हुआ है, और जब मौका आएगा तो वो आपको कैश के रूप में प्राप्त होगा। अच्छा, ये 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में जाना जाता था। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद रॉयल शब्द हटा दिया गया और इसका नाम भारतीय वायुसेना कर दिया गया। भारतीय वायुसेना ने 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्धों में भाग लिया। साथ ही 1962 में चीन के साथ युद्ध में भी भाग लिया। इनके अलावा इसने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पूमलाई और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में भी भाग लिया। आज भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक है, जो न केवल सैन्य अभ्यासों में बल्कि मानवीय सहायता और आपात राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी वायुसेना के 1977 से लेकर 1997 तक लगभग 20 वर्ष तक के सफ़र के गवाह रहे एयर वेटरन JWO रमेश बाबू विद्यार्थी जी का मैं प्रिया झाला अपने पॉडकास्ट अ टॉक विद ब्रेव हार्ट्स सैल्यूटिंग द इंडियन वॉरियर्स में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रीमान की उपलब्धियाँ सीमित शब्दों में ना तो बताई जा सकती है और ना ही गिनाई जा सकती है। आप श्रीमान का सफ़र वायुसेना में चालू तो हुआ एक क्लर्क GD बनकर, पर आपके सतत प्रयासों से आप क्रिप्टोग्राफर बनकर रिटायर्ड हुए। आप श्रीमान ने शुरू से ही वॉलीबॉल में रुचि रखी और वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल कमांड के कई टूर्नामेंट खेले, जिसके फलस्वरूप आपको वॉलीबॉल के क्षेत्र में पहचान मिली। फलतः रिटायरमेंट के पश्चात वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2005 में आप श्रीमान को नेशनल रेफरी का दर्जा दिया गया। बेंगलुरु में 2016 में हुए राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के खेलों में आप श्रीमान ने दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर कमेंटेटर की भूमिका भी बाखूबी निभाई। श्रीमान नागालैंड में 2023 एवं 2024 में 2 बार रेफरी कोच एवं एग्जामिनर भी रहे। साथ ही में 2025 में सिक्किम में संपन्न हुए फर्स्ट CM वॉलीबॉल कप के टेक्निकल ऑफिशियल्स एवं कमेंटेटर भी रहे। आप श्रीमान 19 वर्षों तक UGC DAE CSR देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट इंचार्ज एडमिन एवं अकाउंटेंट रहे हैं। 2009 से अभी तक आप श्रीमान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पुरुष वॉलीबॉल टीम के कोच हैं। साथ ही में आप MP स्टेट कोऑर्डिनेटर फॉर स्कूल स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन न्यू दिल्ली, officiating in various national state volleyball tournaments, member of advisory committee sports in Sage University, tournament director CBSE Nationals 2019 organized at Sindhwa, coach of MP state volleyball team, former chairman referees board Madhya Pradesh Volleyball Association, former chairman technical committee Madhya Pradesh Volleyball Association, टूर्नामेंट डायरेक्टर SGFI नेशनल इन 2016 रहे हैं। आप श्रीमान बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। आप अपने अमूल्य समय में से कुछ समय कला को भी समर्पित करते हैं।
आप श्रीमान के द्वारा थिएटर के मंच पर कई नाटकों में भी अभिनय किया गया, जिनमें से गोदान, सिया के राम, जन्नत ए कश्मीर, द्रौपदी, मुन्नी बाई एवं हारी नहीं हूँ मैं इत्यादि प्रमुख हैं। कई शॉर्ट फिल्मों में भी आपने शानदार किरदार निभाए हैं, जिसमें साइको लव, अंतिम यात्रा एवं मिडिल क्लास प्रमुख है। भारतीय फिल्म युग में आप श्रीमान ने स्क्रिप्ट राइटर, स्पोर्ट्स डायरेक्टर एवं महत्वपूर्ण किरदार भी निभाए हैं। श्रीमान द्वारा एयरफोर्स वेटरन एसोसिएशन इंदौर चैप्टर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इनके द्वारा 2021 में 1962, 1965 और 1971 के वॉर हीरोज़ को सम्मानित किया गया, जिसकी सराहना पूरे देश ने की। श्रीमान वर्तमान में आरजीपीवी भोपाल और डीएवीवी इंदौर के परीक्षा पर्यवेक्षक का महत्वपूर्ण कार्य संपादित कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं सक्रिय रूप से स्पोर्ट्स, मनोरंजन, राइटर, कोच, वेटरन के रूप में उपलब्धि दर्ज कराने वाले एवं एयरफोर्स वेटरन एसोसिएशन इंदौर चैप्टर की स्थापना के महत्वपूर्ण भागीदार रहे ब्रेव हार्ट्स एयरफोर्स वेटरन रमेश बाबू विद्यार्थी जी का। जय हिंद वॉरियर्स, मैं प्रिया झाला एक और नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो किसी ना किसी टॉपिक को लेकर आते हैं। आज हमारे साथ एक और एयर वेटरन राम बाबू विद्यार्थी जी मौजूद हैं, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सर के पास बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे अनुभव है। 20 साल वायुसेना को दिए हैं उन्होंने, और आज वे डीएवीवी में वॉलीबॉल कोच के पद पे कार्य कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो आगे की बातचीत हम उन्हीं के साथ चालू करते हैं। नमस्ते सर। सैल्यूट एकेडमी में सर मेरी तरफ से और धर्मेंद्र सिंह झाला सर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ सैल्यूट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को, जिन्होंने जो है मुझे पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया है। बिल्कुल सर। सर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जैसा हमको पता है सर। आपने कैसे समय निकाला वो भी हम जानते हैं, तो इसके लिए फिर से एक बार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर हम जानते हैं कि यहाँ इस माहौल में थोड़ा सा प्रिपरेशन लगती है, समय लगता है। तो लेकिन सर एक्चुअली आपको बुलाने का उद्देश्य जो था हमारा, कि जो अभी का जो युवा है सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है जी। ठीक है। कभी बच्चे सोचते हैं हम स्पोर्ट्स कर लेते हैं, है ना, फिर घर की परेशानियाँ मतलब या कहें हम जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है ख़राब रहती है, तो उन्हें जॉब की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सर आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेट कर सकते हैं अभी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो एक जॉब के साथ साथ अपने सपनों को भी आपने पूरा किया। ठीक है, आपको किसी तरीके का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, चूँकि आप पे विद्या का विशेष आशीर्वाद रहा है। शुरू से ही आप एकेडमिक्स में भी अच्छे रहे, तो आपके रास्ते खुलते गए। तो सर हमारे बच्चों को बताइए कि किस तरीके से जीवन में ये जो आपने भारतीय वायुसेना में कदम रखा, वो पहला दिन या वो पहली खबर आपको मतलब किस तरह प्रभावित किया उस खबर ने सर? जी, मैं उस कहानी को आपके सामने बताऊं, उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बिना संघर्ष के कोई भी सोपान आसान नहीं होता है। बिल्कुल सर। और मेरा ये टैग मार्क है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देयर इज नो सक्सेस एक्सेप्ट द हार्ड वर्क, देयर इज नो सक्सेस विदाउट द हार्ड वर्क। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये मेरा हमेशा प्लानिंग रही है और ये एक मूल मंत्र रहा है। जैसे कि आपने बताया, मैं यदि एयरफोर्स ज्वाइनिंग की बात की जाए तो मुझे ये जरूर सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जैसे ही मैंने 10th पास किया, उसके बाद में मैंने कुछ आर्मी वगैरह का भी फॉर्म भरा और उसमें मुझे बुलाया भी गया। बट कई बार ऐसा होता है कि आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी तय करके रख देती है कि आपको एयरफोर्स में ही जाना है। बिल्कुल सर। मैं 10th के बाद में ये बहुत ही एक ऐसा वाकया है कि मेरे फिजिक्स में नंबर कम थे 10th में जी। मैंने जब प्रिंसिपल से मिला हिंदू इंटर कॉलेज अतर्रा, तो उन्होंने बोला कौन सा तुमको एयरफोर्स में जाना है। उन्होंने मेरे मार्क्स देख करके, आज भी मेरे मार्कशीट में उनका अंडरलाइन बना हुआ है,
और वो ऐसा दिन था कि इन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया है, मुझे तो एयरफोर्स में जाना ही चाहिए। मतलब आपने उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट बिल्कुल किया? एज ए चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। मैं अपनी मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ, आज भी अंडरलाइन है, वो उन्होंने अंडरलाइन किया था, जबकि किसी की मार्कशीट में आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, मार्किंग ही अलाउड ही नहीं है सर। अलाउ नहीं है, मगर वो इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े शिक्षाविद होकर के उन्होंने अंडरलाइन किया, और वो अंडरलाइन मेरे लिए एक सकारात्मक सिद्ध हुआ, और उसको मैं चैलेंज के रूप में स्वीकार किया कि अब तो कुछ भी हो जाए, एयरफोर्स में ही जाना है। जी। और ऐसा सौभाग्य रहा कि मैंने 12th के एग्जामिनेशन दिया, 1977 की बात है। 12th का एग्जामिनेशन दिया, उसके पहले मेरे एयरफोर्स की परीक्षा हो चुकी थी। 21 मार्च से 28 मार्च तक मेरे एयरफोर्स की परीक्षा थी, और उसके पश्चात मेरे 12th इंटरमीडिएट होता है यूपी में, तो इंटरमीडिएट की परीक्षा थी। तो ये परीक्षा का रिजल्ट और उस परीक्षा का रिजल्ट दोनों ही सकारात्मक आया, पॉजिटिव आया, मेरे पक्ष में आया। और जब नॉर्मली ऐसा होता है कि परीक्षा वगैरह हो जाती है तो थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ जाते हैं सभी, टीचर्स भी, बच्चे भी। तो मैं उस दौरान यूपी में शादी ब्याह का मौसम रहता है, तो मैं शादी में चला गया जी। और उस शादी में गर्मी का मौसम था, और यदि देखा जाए तो उस दौरान 3 दिन की शादी हुआ करती थी। आज तो बहुत फास्ट हो गया, बारात को 3 दिन रुका था। हाँ, बारात जो 3 दिन रुकती थी, आज आई, आज उनका जो है पूरा वेलकम होगा, अगले दिन वो रुकेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार चाहता है कि मेरी बारात ये उसका मैं आतिथ्य करूं, तो वो भी करते थे। तो तीसरे दिन विदाई हुआ करते थे, तो हम दूसरे दिन वाला आतिथ्य ले रहे थे। सत्तू आए थे खाने के लिए, सत्तू गुड़ खा रहे थे। और बारात जो पड़ी थी हमारी, जनवासा जो बनाया गया था, वो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ और नीम का पेड़, उसके नीचे 4 पाइयाँ पड़ी हुई थी, और उस तरह के जो भी व्यवस्था थी, आराम हो रहा था। आराम कर रहे थे। और गर्मी भी बहुत थी, और गर्मी, और मैं आपको बता दूं कि गेहूं का जो फसल होती है उस दौरान अप्रैल तक कंप्लीट हो जाती है, और मई के महीने की बात है ये। तो मैंने देखा कि एक सज्जन चले आ रहे हैं, और दूर से हम लोग देखे यार ये कौन आ रहे हैं, और इस टाइम इतनी गर्मी में इनको आने की क्या जरूरत है, नहीं आना चाहिए, शाम को आते। मैं थोड़ी देर बाद देखा कि मेरे पिताजी थे वो। अरे अच्छा, आपके पिताजी आ रहे थे? मेरे पिताजी आ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हम लोग बप्पा बोलते थे, बप्पा आज आपको आने की क्या जरूरत थी, ये तो आज तो रेस्ट डे है, यदि आपको आना ही था तो बारात में कल आ जाते। और एक उसका एक अलग ही आनंद रहता है। तो उन्होंने बोला मैं बारात में नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा ये कॉल लेटर लेके आया हूँ। अच्छा, आपका कॉल लेटर लेकर आए थे सर? कॉल लेटर लेके आए। तो सर दूसरे गांव में थी ये शादी? जी, शादी दूसरे गांव में थी, हमारा गांव दूसरा था। और हम जो होस्ट थे मामा के यहाँ से गए थे हम लोग। तो अब हमें जो है पिताजी वहाँ से आए थे, एक दिन पहले उनको लेटर मिला था। अब आप सोच सकते हैं कि उस दौरान इतने साधन भी नहीं थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। तो एक दिन पहले जब कॉल लेटर मिला उनको, तो ये ठान लिया उन्होंने कि अब मुझे ये किसी तरीके से पहुंचाना है। और फोन वगैरह तो थे नहीं। जब उन्होंने देखा होगा कि अब जल्दी ज्वाइनिंग करना है, 7 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करना है, तो उनके मन में भी एक जिज्ञासा हुई कि हमें डिले नहीं करना चाहिए। तो अगले दिन वो सुबह निकले होंगे और दोपहर तक वहाँ पहुंचे होंगे। अच्छा। क्योंकि लगभग यदि देखा जाए तो 40-45 किलोमीटर दूर से लाए थे वो लेटर। अच्छा। तो उस समय बस वगैरह चलती थी? बस वगैरह चलती थी मगर बहुत ही फ्रीक्वेंसी कम थी उनकी। ट्रेन एक ही चलती थी। जैसे तैसे आए होंगे वो सर? हाँ, जैसे तैसे आए होंगे। और फिर निश्चित रूप से उन्होंने जो है 8-10 किलोमीटर पैदल भी चला होगा। हाँ, गर्मी में। तो सर यही पिताजी की जो खुशी थी सर, है ना, बच्चे के लिए एयरफोर्स में आपका हो गया सर, है ना? हाँ, पिताजी लेटर दे के गए। फिर हम तो सर अब पिताजी के बारे में बताइए कुछ। मतलब क्या थे, जॉब करते थे या किसान ही थे? पिताजी हमारे एक्चुअली बिना डिग्री के इंजीनियर थे। अच्छा। और मेरी इंग्लिश जो स्ट्रांग हुई है वो पिताजी के आशीर्वाद से। मैं उनके साथ जब भी जाया करता था मुझसे कुछ न कुछ इंग्लिश में ही पूछा करते थे। हालांकि वो 3rd या 4th तक ही पढ़े हुए थे, मगर उनकी इंग्लिश अच्छी थी कि मुझे भी उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया। अच्छा। और जब भी कभी जाए तो इंग्लिश की गिनतियां पूछते रहते थे, इंग्लिश के वर्ड्स पूछते रहते थे, ये क्या है, ये क्या है, और इसकी क्या स्पेलिंग होती है। भले ही उनको ना आती हो, बट वो मुझसे जो है उसको रिपीट करवाते रहते थे, रिफ्रेश करवाते रहते थे। अच्छा, मतलब बहुत सपोर्ट रहा पिताजी का। हाँ, पिताजी का, माताजी का तो सपोर्ट रहा ही। और आज जो कुछ भी कोई भी संतान किसी भी लेवल पर है, वो माता पिता के ही आशीर्वाद से, उनकी ही कृपा से। बिल्कुल सर।
तो इस तरीके से सर 1977 में आपका ज्वाइनिंग हुआ इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। तो वो सर कैसा पल था वो, या कुछ डेट आपको याद हो? हाँ, डेट तो मुझे सभी याद है। 21 से 28 तारीख तक मार्च में मेरी परीक्षाएं हुई थी, और मुझे 21 मार्च इसलिए याद है कि उसी दिन चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी 77 में। अच्छा। इमरजेंसी खत्म हुआ था और चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी, तो इसलिए मुझे 21 मार्च और याद है कि ऐतिहासिक दिन है मेरे ज्वाइनिंग का, मेरे लाइफ का, कि मेरी परीक्षा हो रही थी उस दौरान। और 23 मई को ये जो लेटर लेके आए थे पिताश्री, तो ये 23 मई से वहाँ पे रिपोर्टिंग थी। तो 23 से 28 तक 27 तक हम लोगों ने पूरी कार्रवाई कंप्लीट किया। ये जो डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा होता है, उसमें पूरा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन प्लस उस दौरान तो अटेस्टेशन, अभी आप पता है कि अटेस्टेशन के लिए आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो। अभी ये जो गवर्नमेंट है सेल्फ अटेस्टेशन अलाउ कर दिया। उस दौरान अटेस्टेशन आपको सरकारी अधिकारी जो कि गजेटेड होगा उसी से करवाना होगा। और मेरे सामने उस दौरान एक समस्या आ गई थी कि मेरा एक कागज अटेस्टेड नहीं था, तो फिर हमें ढूंढना पड़ा कि अब भैया इसको किस तरीके से अटेस्ट करवाया जाए। फिर हमने संपर्क ढूंढा कि हमारे गांव का एक लड़का एग्रीकल्चर में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे पत्थर कॉलेज है, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो फिर हम वहाँ गए और उसको ढूंढा। राम नरेश द्विवेदी, उनकी मैं बुक्स ले लेकर पढ़ा करता था। जी। हाँ, तो उनके यहाँ गए और फिर उन्होंने एक प्रोफेसर साहब से हमारा कागज अटेस्ट करवाया। और उसी दौरान फिर एक कागज तो अटेस्ट हो गया, फिर दूसरे कागज में प्रॉब्लम हो गई, तो फिर पास के एक पुलिस अधिकारी थे, उनसे हमने अटेस्ट करवा। अटेस्टेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जो ये युवा पीढ़ी को आजकल देख रहे हैं कि सेल्फ अटेस्ट किया और फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, जनरेशन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। अन्यथा आप चक्कर लगाते रहे, एक दिन लग जाए आपको अटेस्टेशन करवाने के लिए। बिल्कुल। तो सर मुझे भी याद है, मैंने स्टार्टिंग में 2004 या 5 की बात है, जब पासपोर्ट बनवाया था। जी। तो उस समय सर अर्जेंट पासपोर्ट बनता नहीं था। हाँ। और अर्जेंट पासपोर्ट के लिए आपको SDM का सिग्नेचर चाहिए था। हाँ। कोई जो एक लेटर होता था। हाँ। कि अगर SDM अलाउ करेंगे तो सर हम 3-4 दिन लगातार कहते सर साइन करवाने के लिए भरा जाता है। हाँ, तो सर वो SDM सर कभी मिलते थे, कभी मीटिंग में रहते थे, तो सर 4-5 दिन में हमको साइन मिला था सर। देखिए कितनी प्रॉब्लम बहुत होती थी मुश्किल था पहले। सर। हाँ। और इसी के संदर्भ में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यही कार्य जो SDM से आपने करवाया, जो फौज के जो स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स का और मेजर आर्मी का और इधर कमांडर स्क्वाड्रन कमांडर नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी का, यदि ये साइन कर देते हैं तो वेरिफिकेशन बाद में की जाती है, पहले पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है। अच्छा। ये एक एडवांटेज है आज की जनरेशन के लिए, और ये जो डिफेंस फोर्सेस की ये देन है। आपको सिविल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पहचान के कोई सर्विंग स्क्वाड्रन लीडर हैं, मेजर हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, तो आप उनसे साइन करवा के वो अपेंडिक्स दे सकते हैं, पासपोर्ट जो इशू हो जाएगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन और फर्दर प्रोसेसिंग चलती रहेगी। चलो सर, ये तो बहुत अच्छा हो ना, मतलब कहीं ना कहीं फौज का फायदा तो होता है सर। हाँ, फौज तो फौज है। जो कुछ भी आज हम हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं फुल क्रेडिट एयरफोर्स को देता हूँ मैं। और जैसा कि आप पूछ रही थी कि 5-6 दिन 77 में हमने लगाए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के पश्चात में फिर 28 मई 77 को 28 में 77 मेरे पूरे मन मस्तिष्क में वही रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल आ रहा है, और वो जो स्टीम इंजन चला करता था। वो वाली ट्रेन में बैठ के गए थे स्टीम इंजन। जी हाँ। उस दौरान बिजली की गाड़ियां बहुत ही कम थी, शताब्दी वगैरह थी ही नहीं, राजधानी थी 3-4 वही गाड़ियां चलती थी जो कि इससे चलती थी डीजल से और बिजली वाले से। बाकी सभी गाड़ियां स्टीम इंजन से चला करती थी। तो हम 28 मई 77 को कानपुर सेंट्रल से बैठते हैं, झांसी पहुंचते हैं। रात बक्सा तो था नहीं, एक सूटकेस पिताजी ने दिया था, वो खरीद करके कानपुर से लेदर का, उसको लेकर के बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं दादर अमृतसर एक्सप्रेस का। तो वो ऐसी ट्रेन है जो कि दादर से अमृतसर चलती है, और अमृतसर से दादर। तो अगले दिन सुबह झांसी से हमको वो ट्रेन पकड़नी थी। तो फिर वो ट्रेन पकड़ करके हम रात में 12 बजे करीब बेलगाम पहुंच गए। बेलगाम में गाड़ी आ गई थी, और वो था 30 मई 77।
30 मई 77 को कैसे कि 28 मई को हम कानपुर से चले, 29 को हमने गाड़ी पकड़ी और 30 मई के रात को हम वहाँ पे पहुँच गए बेलगाम। और फिर गाड़ी आई लेके गई हमको, फिर उसके बाद में वहाँ की प्रोसेसिंग। बिल्कुल सर। तो सर ये जो आपके 20 ईयर्स रहे इंडियन एयरफोर्स के, उसके बारे में बताइए, कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे, जानना चाहेंगे सर हम। भारतीय वायुसेना तो एक ऐसा वरदान है कि मैं, मेरा परिवार और मेरे जो फ्यूचर जनरेशन भी है वो भी कभी उसको उतार नहीं सकती, रीपे नहीं कर सकती, ऋण अदा नहीं कर सकती, ऋण अदा नहीं कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स ऐसा मेरे लिए प्लेटफॉर्म रहा है कि उसके बाद में मैंने ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग के दौरान यदि आप उस तरह से देखें कि आदमी को एक डिसीजिव पावर तो होना ही चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी ही चाहिए। और मैं शुरू से ही इस मामले में थोड़ा सा अग्रसर था। जी सर। मैं सीनियर मैन था। अच्छा, आप सीनियर मैन थे। इनटेक सीनियर मैन था और मेरी हाइट थोड़ा सा 6 फुट के लगभग है, तो मुझे हमेशा परेड में मार्कर बनाया जाता था। जी जी। और सीनियर मैन होने के नाते रिस्क भी मैं बहुत लेता था। मैं आपको बता दूं कि एक बार ऐसा बेलगाम में प्रोग्राम हुआ, वहाँ बुकआउट होता है, 3 महीने तक आप बाहर नहीं जा सकते हैं और 3 महीने के बाद में बुकआउट का परमिशन होता है, वो भी संडे को। और यदि आपको जाना है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही जा सकते हैं, सिविल ड्रेस पहन के नहीं जा सकते। तो हम गए और बेलगाम में उस प्रोग्राम में हम काफ़ी लेट हो गए। लेट होने का मतलब ये हो कि जो लास्ट बस आने वाली थी, लास्ट बस छूट गई और सीनियर मैन भी बाहर सिटी में, बेलगाम सिटी में। अब समस्या ये कि मेरे साथ में करीब 7-8 लड़के थे, तो अब उनको तो कोई चिंता नहीं। अब मैन तो सीनियर मैन, वहाँ पे तो कोई सीनियर मैन वाली ऐसी हैसियत नहीं थी। जब हम बाहर निकलते हैं वहाँ तो आप एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, मार्केटिंग करने के लिए निकलते हैं। वहाँ जब हम गए तो लेट हो गए और बस लास्ट बस जो थी सांबरा वाली तो छूट गई। अब समस्या ये हुई कि कैसे जाया जाए सांबरा, और वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर, वो पैदल चलना भी इतना संभव नहीं होगा। मैं तो चल लूँ मगर दूसरे नहीं चलेंगे। फिर हमने फोन लगाया, रात में ड्यूटी अफसर को फोन लगाया और ड्यूटी अफसर फिर बोले कैसे क्या हो गया। हमने उनको बताया तो उन्होंने हमें रात में गाड़ी भेज करके कलेक्ट करवा लिया। अच्छा, गाड़ी भेजी आपने? गाड़ी भेजी हमें रात में, मगर ये तो बहुत बड़ा इनडिसिप्लिन था ना। फिर अगले दिन पेशी हो गई, पनिशमेंट। पेशी हो गई और पेशी के तहत यह हुआ कि इनको जो है 7-7 दिन का पैक परेड दे दिया जाए। क्या होता है सर? पैक परेड ये होता है कि एक पूरी किट के साथ में एक पिट्ठू बैग होता है, उसमें पीठ में बांध करके और फिर वो राइफल लेकर के कहीं ऐसे जिस तरह का पनिशमेंट वो देना चाहें उस तरह से वो पनिशमेंट देते हैं। तो पिट्ठू बैग के साथ में 7 दिन का पैक परेड दे दिया कि जब भी ये आएंगे परेड के लिए तो पिट्ठू बांध करके आएंगे। हैवी वेट लेके ही चलना है आपको। उसमें जो है कंबल रहेगा, उसको वजनी कर दिया जाता है। तो पिट्ठू के साथ में सबको दिया गया। तो मैंने फिर बोला, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर वाली बात है, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर इसमें मेरी गलती है और आप जो है इनको मत दीजिए, मुझे दे दीजिए। तो उनका माफ कर दिया गया और मुझे 7 दिन का पैक परेड दिया गया। तो सर इस तरीके की पनिशमेंट मिलती है ना सर फौज में? सर वैसा तो कुछ नहीं जो आजकल क्या वीडियो बनाते हैं कई चैनल्स पे आप देखेंगे, उसमें क्या मैन हैंडलिंग किया जाता है। मतलब या तो चाटे मार रहे हैं या वो स्टिक से बच्चों को मारा जा रहा है, या वो जो उनके पेट पे ऐसे इस तरीके से मारते हैं या पेट पे खड़े हो जाते हैं, ऐसी पनिशमेंट मिलती है फौज में? इस तरह का कोई पनिशमेंट नहीं मिलता और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई है, क्योंकि शुरू में कुछ बच्चों ने नौकरी छोड़ दी थी या चले जाते थे और कई एक आध सुसाइड केसेस भी हुए। तो इसके ऊपर हमारे एयरफोर्स ने काफी अध्ययन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बच्चा 18-20 साल का बच्चा है, घर छोड़ करके आया है, तो उसको प्यार की आवश्यकता है। इंस्ट्रक्टर्स यदि प्यार के साथ उसको डील करेंगे तो बच्चा नौकरी छोड़ करके नहीं जाएगा और ना ही कोई उस तरह की घटना घटित होगी जो कि अप्रिय हो। तो इसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया है और कोई ऐसा वीडियो जो है वो सत्यापित नहीं है कि किसी भी ट्रेनी को टार्चर किया जा रहा हो। जो भी परेड होगी, पीटी होगी, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है।
और वो एक पार्ट ऑफ डिसिप्लिन है, पार्ट ऑफ लाइफ है, जिसके द्वारा कोई भी आप ऐसे फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे। घर में बैठे बैठे, चेयर में बैठे बैठे कोई फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता। फिजिकल एक्टिविटी करने की आवश्यकता होती है, तभी आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे। और यदि आप फिजिकली स्ट्रांग हैं तो फिर मेंटली स्ट्रांग भी हो जाएंगे, क्योंकि साउंड माइंड रेसाइड्स इन द साउंड बॉडी। तो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। वही सर ना सर, अब जब आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय का अनुभव है, आप रहे, तो आप बोलेंगे तो शायद ये ऑथेंटिक बात रहे कि इस तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो इस तरीके की एक्टिविटी करने का भी कोई मतलब नहीं रहता है सर, कि आप जस्ट वीडियोस पे कुछ मतलब अपने वीडियोस को लाइक करवाने के लिए या इस तरीके, क्योंकि सर क्या होता है ना, नाम खराब होता है ना फौज का, कि जो रियल, जैसे आपने बताया, मैं फौज में रहकर आई हूँ, सर फौज में, अपने साथ जितने भी लोग हैं वो लोग बताते हैं इस चीज़ को। हम चाहेंगे कि ऑथेंटिक जानकारी बच्चों तक जाए कि इस तरीके का कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। बिल्कुल नहीं दिया जाता है, और ये गलत इन्फॉर्मेशन है। लोग आज के दिन में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने हो गए हैं कि वो लाइक्स के द्वारा अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं सर। एक वो करते हैं सर, वाटर टैंक ले रहे हैं आजकल, तो उसमें बर्फ डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं और बच्चे को डुबो देते हैं। सर कौन सी फौज में ऐसा होता है सर? कहाँ होता है? मुझे तो पता नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है किसी भी, चाहे ये तो टॉर्चर हो गया ना सर, ये तो टॉर्चर हो गया। और ऐसा कहाँ होता है? ये सब चीजें इसमें नहीं होती हैं। और देखिए, यदि आप फौज में जाते हैं तो फौज में बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। कोर्सेज जैसे कमांडो कोर्सेज है, NSG कोर्सेज है, फिर ये रैपिड जो हमारी टीम होती है वो टीम में जो बनाए जाते हैं, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है। और ऐसा नहीं कि उनको बर्फ में डाल दिया गया, नो, ये बिल्कुल गलत है ये। और ये इस तरीके के आजकल तो AI के द्वारा आर्टिफिशियल बहुत सारे वीडियो जो लोग बना लेते हैं और स्वयं की प्रसिद्धि के लिए घर बैठे लोग प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, लाइक मिल गए, इतने लाइक मिल गए, मगर वो सिर्फ भ्रम है। और वो अपने आप नहीं, अपने साथ के साथ में दूसरों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है उसको कोई फिजिकल और मेंटल उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो टेम्परेरी उसको खुशी मिल जाती है। 10 लाइक हो गए, 100 लाइक हो गए, उस लाइक से उसका पेट नहीं भर जाएगा। लेकिन सर क्या है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन, अभी आपने देखा होगा सर, जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल पे रहती है। उनके लिए जो मोबाइल पे जानकारी या कोई वीडियो आ रहा है, जैसे हम ही ये पॉडकास्ट जब अपना जाएगा तो उसको बच्चे देखें और मतलब समझे इस चीज़ को, कि कोई भी चीज़ की अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसको ऑथेंटिक वेबसाइट से, या किसी, जैसे आप एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जाना चाहते हैं तो रिलेटेड पर्सन से जाके बात करें, है ना, काउंसलिंग ले लें। काफ़ी लोग हैं सर, आप भी हैं, आप तो बच्चों को काउंसलिंग देते ही हैं, एयरफोर्स, आप तो सारे चीज़ की काउंसलिंग दे रहे हैं। हम लोग, जरूरी नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, किसी ना किसी की फैमिली में कोई ना कोई तो होगा, कोई पुलिस अधिकारी है, कोई वायुसेना में है, तो जानकारी उनसे सही मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है सर। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस मामले में मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं। जी सर, बताइए। खरगोन और बड़वानी बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके मालिक मेरे पहचान के हैं, और मैंने इस बात के ऊपर उनको विशेष रूप से निवेदन किया है कि आप इसके ऊपर काम कीजिए। हाँ, और काम कीजिए, बच्चों को सही जानकारी दीजिए कि किस तरीके से डिफेंस फोर्सेज में ज्वाइन करना है। और आप अपने यहाँ एक दिन का सेमिनार रखवाइए, 2 दिन का सेमिनार रखवाइए, क्योंकि जब हमारे एक्सपीरियंस्ड एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लोग जाएंगे वहाँ पर, तो वो सही जानकारी उनको दे पाएंगे। और जो भी जानकारी आपको चाहिए, हर आज के दिन में लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने, सभी कंपनियों ने अपने अपने वेबसाइट्स बना रखे हैं। ऑथेंटिक वेबसाइट्स देखिए आप, और आप सही जानकारी लीजिए। आप इसमें फेक वीडियोज, फेक इंफॉर्मेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें स्वयं का ही नुकसान होगा, और सामने वाला तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ही कर रहा है ऐसा कार्य। जी सर। सर जैसा कि हम जानते हैं, आप DAV में एज ए वॉलीबॉल कोच भी हैं पिछले 18-19 सालों से। तो सर ये वॉलीबॉल से आपका जो नाता है कब से जुड़ा है, मतलब फौज में थे तब या उसके बाद, कब से आपने इसकी शुरुआत की सर? वॉलीबॉल के बारे में यदि आप पूछें तो निश्चित रूप से मैं जब क्लास 6 में था, तो हम तो जूनियर मोस्ट थे उस इंटर कॉलेज में, 6 से 12 तक था।
तो हमारे जो सीनियर्स थे 11-12 वाले, हमारे गांव के सीनियर्स, वो जो है बॉल लेकर के कहीं एक हाथ से मार रहे हैं कि इधर से मार रहे हैं, कहीं बड़े स्टाइल से खेला करते थे। तो मेरे मन में ये आता था हमेशा, क्या हमें भी कभी ऐसा मौका मिलेगा, हमें खेलने को मिलेगा। और एयरफोर्स ने ऐसा दिया, मैं पहले नहीं वॉलीबॉल खेलता था। अच्छा। वो जो एक बीज पड़ गया वॉलीबॉल का, वो आज भी मेरे मन में बिल्कुल स्मरण है कि जिस तरीके से वो लोग खेलते थे, राजा राम द्विवेदी, और तो वो नहीं है। और जब मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ था तो राजा राम द्विवेदी जी इतने खुश थे, बोले तुमने हमारे गांव का नाम दिल्ली तक पहुंचा दिया, और बहुत ही शाबाशी दी थी। मैं उनको श्रद्धांजलि भी ज्ञापित करता हूं। तो तब से मेरे मन में आया कि ये लोग खेल सकते हैं तो क्या हमें भी कभी मिलेगा मौका। मगर वो मौका मुझे दिया इंडियन एयरफोर्स ने। बिल्कुल सर। मेरी पहली जो पोस्टिंग हुई 9 BRD पूना में हुई, 78 की बात है। 3 जुलाई 78 को मैंने 9 BRD में रिपोर्ट किया। सीनियर्स खेला करते थे, बिलेट्स के बगल में ग्राउंड अभी भी है, वो ग्राउंड गया था मैं। तो उस ग्राउंड से मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट किया। अच्छा। सीनियर थे हमारे, मलिक हैं, कालरा हैं, ये लोग खेला करते थे। तो मुझे बोलते थे रमेश बॉल लेके आ जा। हाँ, लेके आ जाते, दौड़ दौड़ के हम बॉल ले आया करते थे। और वो लोग अच्छा खेलते थे, बॉल मारते थे। वॉलीबॉल तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव खेल है। तो वहाँ से मैंने वॉलीबॉल के खेल के ऊपर अपना इंटरेस्ट जो है लगाया, और उसके प्रति फिर मैं इतना आसक्त हो गया कि मुझे वॉलीबॉल के सपने आने लगे। मैं बॉल रिसीव कर रहा हूँ, बॉल मार रहा हूँ। अच्छा। ऐसी सर्विस कर रहा हूँ, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद में मैं प्रैक्टिस करता रहा पूना में, और पूना से मेरी पोस्टिंग हो गई भटिंडा 81 में, पंजाब। और पंजाब भटिंडा की टीम फिर हमने बनाई। आपने ही बनाई? हाँ, हमने बनाई। मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे सीनियर हो गया था, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया था वॉलीबॉल का। अच्छा, बॉल रिसीव करने लगा था, बॉल मारने भी लगा था। तो फिर उस दौरान मौका ये मिला कि भाई टीम बनाई जाए, और हम 34 विंग की टीम लेकर जाएंगे, जो कि इंटर विंग होता था। इंटर विंग में फिर हम उस राजोकरी टीम लेकर गए हम, और 34 विंग का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। उसके द्वारा मेरा एक्सपोजर हुआ इतने बड़े टूर्नामेंट में पहली बार खेलने का। अच्छा। 81 में। तो सर एयरफोर्स ने आपको रिप्रेजेंट किया? हाँ, मैं फिर कंटिन्यूटी बना के रखा। मेरे साथ वाले अभी भी जो वॉलीबॉल खिलाड़ी उस दौरान के हैं, वो सब रिटायर हो गए और वॉलीबॉल के बारे में सोचते नहीं है। और जब मैं बोलता हूँ कि मैं आज भी खेलता हूँ, तो बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि अरे अभी भी खेल रहे हो आप। तो 81, 82, और फिर मैं जब कंटिन्यू रहा, और ऐसा नहीं कि मैं पूर्णतः वॉलीबॉल ही खेलता था। मैं अपनी ट्रेड ड्यूटी यानी कि क्लर्क जीडी होने के नाते मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य था। बिल्कुल, आपको ऑफिस में तो सर काम रहता ही है। और ऑफिस में इतना काम था कि आपको जो है स्पेयर नहीं किया जा सकता था खेलने के लिए, स्पेशली क्लर्क जीडी को। तो फौज यही तो सिखाती है, मल्टीटास्किंग बनाती है फौज। हाँ, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, मल्टीटास्किंग बनाती है कि आप खेलिए भी और अपना ट्रेड का काम भी कीजिए। इस तरीके से मैं खेलता रहा, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ वेस्टर्न एयर कमांड की टीम में। फिर हमारा स्क्वाड्रन मूव करके भटिंडा से हलवारा आ गया। अच्छा। और 30 जनवरी सन 82 हम हलवारा पहुंच गए थे। मैं टीम का इंचार्ज था, एज एडमिन इंचार्ज। तो वहाँ लेके गए हलवारा, फिर वहाँ भी कंटिन्यू रहा ट्रेड ड्यूटी के साथ में। और वॉलीबॉल का पागलपन मेरे पास इस तरीके का था मैडम, पागलपन कह लीजिए, लगाव कह लीजिए, वॉलीबॉल के प्रति समर्पण कह लीजिए, कि क्लर्क जीडी नॉर्मली 1:30 बजे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वारंट इशू करना है, सीवी इशू करना है। हाँ। और आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, पहले तो सब मैन्युअली हाथ से भर के मैनुअली करना पड़ता था। वाउचर्स बनाने पड़ते थे, LORA के और लीव राशन अलाउंस के, सबके वाउचर बना करते थे। 4-4 कॉपी में बनते थे वाउचर्स, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से एक यूनिट में रह जाता था, एक उधर पेइंग सेक्शन में चला जाता था, एक कमांड में जाता था। इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता था। 4-4 कॉपी में हम लोग वाउचर बनाते थे। तो नॉर्मली जो है क्लर्क जीडी लेट ही हो जाता था। मेरे जैसा आदमी जो काम करने के ऊपर विश्वास करता है, मैं काम के ऊपर विश्वास करता हूँ। आज भी यही स्थिति है कि वर्क इज वर्शिप,
मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, नाश्ता भी नहीं करूंगा, काम है तो पहले काम कंप्लीट करूंगा। मेरे परिवार में इसी चीज़ की शिकायत रहती है कि तुम खाना के लिए जो है हम लोगों को बहुत देर तक तरसाते हो। तो मैं, हमारे घर में भी यही होता है। काम पहले करो, खाना तो खा लेंगे बाद में। खाना बाद में। वो फौजी ऐसे ही हो जाता है ना सर। एक्चुअली काम तो काम है, यदि काम है ना तभी आपकी पहचान है। यदि काम आपने नहीं किया, छुपे बैठे रहे, काम चोरी किया, तो आपको कौन पहचानेगा। बिल्कुल सर। और हर सेक्शन में हर जगह लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, उनको लोग पहचानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसमें मुझे फिर वेस्टर्न एयर कमांड की टीम में शामिल किया गया और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए, मेरे स्क्वाड्रन के लिए, मेरे यूनिट के लिए, मेरे कमांडर्स के लिए। उस दौरान जो मेरे कमांडर्स थे आज भी मेरे संपर्क में हैं। अच्छा। और कभी इधर आते हैं तो मुझसे मिलते हैं, और कभी उनको कोई कार्य होता, देखिए कमांडर थे मगर आज वो भी सिविलियन है, एयर वेटरन है। कई बार उनको कुछ चाहत होती है कि इंदौर आएँ और ओंकारेश्वर महाकालेश्वर जी के दर्शन करें, तो उनमें मैं सपोर्ट करता हूँ उनको। मुझे खाली बोल देते हैं कि भैया हमें ये करना है तो फिर करवा देता हूँ। अभी खजुराहो फेस्टिवल हुआ था, ग्रुप कैप्टन खाटू जो उस दौरान मेरे सीईओ थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है रमेश, और हम खजुराहो फेस्टिवल के पासेस नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूँ, और ना तो ऑनलाइन मिल रहा है ना कहीं कुछ नहीं। मैं सर आप चिंता ना करिए, सब कुछ हो जाएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ एक फ़ोन किया और वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल के जो वहाँ पे एक्ससीएम है, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, वो खुद लेके उनके पास आ गए और उनको पूरा आतिथ्य प्राप्त हुआ। तो अभी भी मेरे संपर्क में हैं लोग। एक सर ये फौज में रहने का ये भी बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट बोले या सम्मान मिलता है, मतलब कि आप रह के आए हो तो कहीं ना कहीं आपके काम हो जाते हैं, रुकते नहीं है ना। हाँ, ये तो आपके व्यक्तिगत अप्रोच के ऊपर निर्भर करता है। यदि देखिए, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी तिन तैसे, ये ईश्वर जो है इस चीज को देखता है कि ये कितना समर्पित है। आप कोई जरूरी नहीं कि कोई कहीं ना कहीं से छिप के देखे, उधर से देखे, ऊपर वाला है देखने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं। आप जब अकेले बैठते हैं तो आपकी आत्मा कचोटती है यदि गलत कार्य कर रहे हैं, और उस दौरान आप स्वयं महसूस करते हैं कि ये मुझसे गलत हो गया। और यदि सही काम कर रहे हैं वो भी ऊपर वाला देखता है। अब जब ऊपर वाला देखता है तो उसका रिजल्ट भी देता है। ऐसा नहीं कि तुरंत मिल जाए, धीरे 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 एक्यूमुलेट होता रहता है, और एक्यूमुलेशन के बाद में वो चीज कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होती है। और सत्कर्म हमेशा पे करता है। जी सर। और वेस्टर्न एयर कमांड की बात हो रही थी, फिर उस दौरान मेरी पोस्टिंग हलवारा में थी। हलवारा में लुधियाना नियरेस्ट जो है सेंटर है, वहाँ पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पंजाब टीम का चयन हो रहा था, और 1984 के पहले पंजाब की टीम पाकिस्तान जाया करती थी, जो कि इंडिया टीम के रूप में जाती थी। अच्छा, वॉलीबॉल खेलने के लिए। अच्छा। और मेरा सिलेक्शन उस टीम में था। अच्छा। हाँ, तो यानी कि 5-6 साल के दौरान मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया था, और मेरा सिलेक्शन हुआ था पंजाब टीम में। मगर इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया और पूरे प्रोग्राम सब कैंसिल हो गए थे। हाँ, उस दौरान जी 1984 के दौरान। सो दैट वाज, अब यही है कि जिसके भाग में नहीं लिखा होता तो नहीं मिलता है, कोई ना कोई बहाना हो जाता है। अगर मेरे पास भी इंडिया कलर होता, हाँ, ऐसी बात नहीं थी। तो खेल में अच्छा था, लोकल टूर्नामेंट्स बहुत खेलते था, मेरे साथ वाले सब बहुत हाई पोजीशन में पहुंचे, और मैं भी बहुत ही हाई पोजीशन में हूँ। बिल्कुल है सर, आप बिल्कुल है सर। जैसे यहाँ इंदौर, सर आपका रिटायरमेंट के बारे में बताएं, उसके बाद की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की सर? अच्छा, देखिए मैं अभी 84 में था, ठीक है। उसके पश्चात मैं क्लेजीडी था। क्लेजीडी को मौका मिलता है, 4-5 ट्रेड ऐसे हैं जिनको मौका मिलता है जो कि क्रिप्टोग्राफर में रिमस्टरिंग कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया सर अभी भी मिलता है? हाँ, अभी भी क्रिप्टोग्राफर हैं, अभी भी है क्रिप्टोग्राफर। अच्छा। हाँ, जाते हैं लोग, ट्रेनिंग होती है। मगर अब जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अपना एयरफोर्स का बेलगाम में ही खुल गया है। अच्छा। और हम लोगों ने जो ट्रेनिंग की थी 1985 में, वो MCT महू में की थी। महू अपना इंदौर के पास, आपके पड़ोसी, जहाँ से कैंटीन का सब सामान लाते हैं, वही महू। तो इसका भी ऑल इंडिया लेवल में टेस्ट होता है।
अच्छा। हाँ, और उस दौरान होता था। अभी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होता है, कैसे चयन होता है। जी जी। बस ऑल इंडिया बेसिस में चयन होता था, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते थे और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में मैंने क्वालिफाई किया था। पूरे इंडिया से 23 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। अच्छा। 23 में 7वां नंबर या तीसरा नंबर मेरा था। ओके। तो इस तरीके से 85 में ये हमने ट्रेनिंग की और इसमें बेनिफिट ये था कि आपको प्रमोशन मिलता था। अच्छा। जैसा कि आपके मन में होगा और झाला साहब भी सोच रहे होंगे कि 20 साल में कैसे जेडब्ल्यू बन गए, तो ये एक एडवांटेज था मेरे साथ में। ट्रेड आपका चेंज हुआ? ट्रेड मेरा चेंज हुआ, मतलब आपको मौका मिला? मुझे मौका मिला और मौका सबको मिलता है। अच्छा। और मैं ये नई जनरेशन को ये बता देना चाहता हूँ कि मौके बार बार नहीं आते। बिल्कुल सर। यदि मौका जब भी मिले उसको ग्रास्प कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल सर। मौके बार बार नहीं आते हैं। तो मुझे मौका मिला, मैंने ट्रेड चेंज किया, रिमस्टरिंग की और चूंकि मैं स्पोर्ट्समैन था तो यहाँ पर भी मुझे बहुत बेनिफिट मिला। हाँ, यहाँ पर भी मैं सीनियर मैन था। अच्छा। और खेल की वजह से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट जो है कमांडर के साथ में था। और आर्मी में आप जानते हैं कि टफ डिसिप्लिन और बहुत सारी जो कि मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो चुके थे आप, है ना? एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी के भी कुछ लोगों के साथ आपका? बिल्कुल, आर्मी के साथ में भी मेरा सामंजस्य हो चुका था। जी सर। और इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही हार्डशिप्स आई। हमारा जो है 4 महीने का कोर्स था, क्योंकि हमारे एयरफोर्स के जो बंदे हैं बहुत ही खुले दिमाग के होते हैं और वो काम के ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि दिखावा के ऊपर ज़्यादा टाइट होना। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को एडजस्ट करने में यहाँ पर काफ़ी तकलीफ हुई। अच्छा। और ये कुछ गुप्त चीज़ें हैं, मैं उसको नहीं उजागर करना चाहता हूँ, जो कि एंटी डिसिप्लिन थी। हम लोगों ने ऐसा किया था, बट भगवान की कृपा से और अच्छे नंबरों से यहाँ पर भी ग्रेड ए से मैंने क्वालिफाई किया। और जैसे ही मई में मैं पास आउट हुआ, 7 मई 85 को मैं यहाँ से पास आउट हुआ। हमको कमांडर ने हमें सर्टिफिकेट प्रदान किया और हमारा प्रमोशन आ गया 2 सितंबर। 2 सितंबर को नॉर्मली प्रमोशन नहीं होते, 1 सितंबर को होते हैं। मगर हमारा ट्रेड ऐसा क्रिप्टोग्राफर कि स्पेशल ऑर्डर निकला और 2 सितंबर 85 से मुझे सार्जेंट बना करके बड़ौदा पोस्टिंग दे दी गई। गुजरात बड़ौदा। तो एज क्रिप्टोग्राफर भी वहाँ पे खूब काम किया और काम सर, क्रिप्टोग्राफर का क्या काम होता है सर? क्रिप्टोग्राफर का काम बहुत ही टॉप सीक्रेट काम होता है, जो कि पब्लिकली इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। बस अच्छा। बड़ा बड़ा आप ये सोच लीजिए और समझ लीजिए मन में कि यदि आप मुझे कोई आइटम कोई पत्र लिख के देते हैं कि उसको भाई यहाँ से दिल्ली भेजना है, यहाँ से कलकत्ता भेजना है, आपने इंग्लिश में लिख के दिया और मैं उसको बुक्स की सहायता से अपनी जो मुझे ट्रेनिंग दी गई है उस ट्रेनिंग के द्वारा उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा नंबर्स में। अच्छा। और फिर जो मेरे जैसा ट्रेंड व्यक्ति वहाँ पर दूसरे एंड में कलकत्ता दिल्ली में बैठा हुआ है वो उसको डिकोड करेगा और फिर उसमें लिखा रहेगा कि किस लेवल का काम है। तो इमीडिएटली जो भी मैसेज इस तरह के साइफर मैसेज आते हैं उसको कमांडर के पास भेजा जाता है, वो अकॉर्डिंगली उसमें। हाँ, वो सर अपने डिफेंस में, आईबी में, सीआईडी में सारा कोडिंग डिकोडिंग पे ही चलता है। इसी के ऊपर हमारी जितने क्योंकि टॉप सीक्रेट होते हैं वो वैसा आप तो बता नहीं सकते हो ना डायरेक्टली। नहीं, ये चीजें हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते हैं और ये ट्रेड सीक्रेट होता है और इसको डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल मर्यादा बनाए रखेंगे सर। हाँ बिल्कुल, इसकी मर्यादा हमें बना के रखना चाहिए। और जो इसकी ट्रेनिंग भी होती है बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। एनसीटी में जो हमारे कमांडर थे, हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे, बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी उन्होंने। और चूँकि मेरा व्यक्तिगत पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट हमेशा रहता था तो उसमें भी मैंने ग्रेड ए से ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया, एग्ज़ाम को क्लियर किया मैंने। उसके बाद में खेलता रहा और खेलते खेलते फिर जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही वहाँ के कमांड टीम में जाता रहा। और उसके पश्चात मेरे बागडोगरा पोस्टिंग हुई। बागडोगरा के बाद में मेरा करसांग में पोस्टिंग हुई। करसांग में आपको बताऊँ मैं कि काफ़ी हार्डशिप्स थी
करसांग में यूनिट फॉर्मेशन हो रहा था और वहाँ पे तेंदुआ घूमा करते थे जहाँ पर हमारी यूनिट थी। सर कौन से स्टेट में आता है ये आता है वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी से। बंगाल तो अभी भी सर सिलीगुड़ी से 80 किलोमीटर है, दार्जिलिंग के पहले एक दिलाराम जगह पड़ती है, वहाँ से 6 किलोमीटर स्ट्रेट पहाड़ में चढ़ाई है। अच्छा। हाँ, उस दौरान तो जब गाड़ी वाड़ी नहीं है तो आप समझ लीजिए सूटकेस लेकर के और कैसे जाते होंगे। तो ये है हमारी ट्रेनिंग। और जब आप इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं तो जीवन में किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति को उसको सॉल्व करने में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। इतने स्ट्रांग हो जाते हैं आप जब आप इस तरह से जा रहे हैं, बर्फ भी पड़ रही है, सामने धुंध है और चले जा रहे हैं। और वहाँ पे इतना कोहरा पड़ता था, धुंध इतनी पड़ जाती, फॉग इतनी पड़ जाती थी कि 1-1 फुट 2-2 फुट नहीं दिखाई पड़ता था। जब हम गाड़ी से जाते थे नीचे उतर करके कि एक आदमी एक साइड में, दूसरा आदमी दूसरी साइड में बताता जाता था ड्राइवर को, उसके साथ में चलता था, तब आप गाड़ी चढ़ती थी। तो जब इस तरह के ट्रेनिंग और इस तरह के वातावरण से जो कोई भी व्यक्ति निकलेगा उसका जीवन तो बिल्कुल प्रकाशमय होगा ही। तो ऐसे माहौल थे वहाँ पर। और उस फॉर्मेशन में मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूँ, आज के दिन में भी ग्रुप कैप्टन मनी जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर के रूप में कमांडिंग ऑफिसर थे, पूरा वो भरोसा रखते थे। मैं किसी भी चीज़ के लिए बोलता था कि सर ये काम करना है, बिल्कुल हाँ रमेश करो, उसको आप करो, कहाँ साइन करना है मुझे बताओ। तो ये कॉन्फिडेंस था। मैं आपको बता दूं कि रात में 9-9 बजे 10-10 बजे तक वहाँ पर जनरेटर और लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जनरेटर 6 बजे से 9 बजे तक चलता था और उसके बाद में कम्प्लीटली ऑफ, जनरेटर नहीं चलेगा। फिर चूंकि हमें स्टेटमेंट ऑफ केस भेजना है, वहाँ पे ना तो गाड़ी है, ना तो पुलिस है, ना तो बाउंड्री है, ना तो प्रॉपर पानी की व्यवस्था है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ केस बनाना पड़ता है। अच्छा। तो स्टेटमेंट ऑफ केस मैं बनाता था और पूरे खुशी के साथ मैं इस बात को बोलता हूँ कि मैंने मोमबत्ती के लाइट में मैंने रेमिंगटन टाइपराइटर में स्टेटमेंट ऑफ केसेस बनाए हैं। और उसका नतीजा आज ये है कि हमारे जो भाई आज पोस्टिंग में है वहाँ पे करसांग में, उनकी लाइफ बेहतर हुई है। पहले से अदरोज वहाँ पर तेंदुआ घूमा करते थे, पानी की झील हमने वहाँ पर बनाई, मंदिर बनाया, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया, वॉलीबॉल के ग्राउंड बना के और लोग खेलते थे। और इतना ठंडी थी वहाँ पर। और जहाँ तक आप पूछ रही थी कि किस तरीके से कैसे मोटिवेट करते हैं, तो मैं एज ए सार्जेंट वहाँ पे सार्जेंट था मैं, और हाँ सार्जेंट था मैं, और मैं एयरमैन बिलेट में जाया करता था। और चूंकि शुरू से मेरा ये ध्येय रहा है कि मैं अगर उम्र में बड़ा हूँ तो छोटों को मैं सही राह दिखाऊं। और उसका नतीजा ये रहा कि अभी जो MW हैं उस दौरान के एसीज, हाँ वो अभी उस चीज़ को मुझे रिमाइंड करवाते हैं। हाँ कि सर आप आए थे हमारे बिलेट में और हम लोग ताश खेल रहे थे, आपने हमें मना किया कि नहीं ये गंदी बात है, और मैंने उसके बाद में ताश छुआ नहीं। और आज जो है जो कुछ भी है तो वो उसको क्रेडिट देते हैं लोग। और जब आप इस तरह की इंस्पायरेशन वाले काम करते हैं और आपको सुनने में आता है तो आपको और प्रसन्नता होती है और काम करने की इच्छा होती है सर। तो सर इस तरीके से वहाँ रहे और हाँ। तो फाइनल रिटायरमेंट के बारे में कब सोचा सर? फाइनल रिटायरमेंट के बारे में मैं जब 78 में एक ऐसा ऑप्शन आया था, हमारा शुरुआती जो एंगेजमेंट था 15 इयर्स का था, मगर 78 के दौरान एक ऐसा ऑप्शन आया था जो लोग चाहें वो 15 से 20 कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और मुझे नौकरी जो है बहुत प्यारी लग रही थी। नौकरी की मैं तलाश में मन में तो हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि जो भी नौकरी मिलेगी तो मैं करूँगा। पुलिस वगैरह में मेरे पिताजी ने मना कर दिया था, नहीं ज्वाइन करना है। अच्छा। और जो इस तरह की जो अच्छी नौकरी मिलेगी उसमें करना है। तो मैं 15 से 20 साल का जो एंगेजमेंट है मैंने पहले ही बढ़ा दिया था। फिर उसके बाद में मैंने एक्सटेंशन के बारे में कभी सोचा नहीं। फिर करसान से मेरी पोस्टिंग हुई मेमोरा। मेमोरा में भी मैं खेलता रहा और चारों तरफ जाता रहा, टीम लेके गया, आगरा गया। और वहाँ की एक खास बात ये थी कि वहाँ मैंने ग्राउंड बनाए, जहाँ पर भी मैं गया वहाँ मैंने ग्राउंड बनाए और आज भी वो ग्राउंड संचालित हो रहे हैं। अच्छा। किसी न किसी के द्वारा जब कहीं जाता हूँ उस यूनिट में तो मैं पहले ग्राउंड देखने जाता हूँ और वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। उसमें ग्राउंड बनाया और खेल को देखते हुए मुझे एज ए कोच टीम दी गई। मैं
जिस तरीके से जैसे भी था लोगों की नज़र रही होगी, तो उन्होंने मुझे एज ए कोच डिक्लेयर किया कि सेंट्रल एयर कमांड की टीम के कोच, और सिग्नल अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, अभी TR 142 के तहत सिग्नल भेजा जाता था, वो टेम्परेरी ड्यूटी ऑन स्पोर्ट्स, वो अभी भी मेरे पास सिग्नल रखा है। तो मुझे फिर कोच के रूप में डिक्लेयर किया गया। फिर जब भी मैं कोई टूर्नामेंट जाता था तो मुझे ऑफिशियल के रूप में उसमें डेब्यूट करते थे। तो इस तरीके से ये सब चलता रहा। तो कई जगह सर आप गए हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे, मतलब कैसा अनुभव रहता था जब आप एज ए ऑफिशियल जाते थे रिप्रेजेंट करने वॉलीबॉल को? जी, ऑफिशियल्स के रूप में जाता था, जब भी कोच के रूप में जाता था तो मैं तो प्रॉपर टेक्निक के साथ में कोचिंग देता, प्रॉपर टेक्निक के साथ में मैं अप्रिशिएटिंग करता। और मेरा ये रहा है कि अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो सम्मान कर रहा है तो हम भी सम्मान करें। बिल्कुल सर। ऐसे जब ये बात हो रही है तो मैं एक बार बड़सर में खेल रहा था गुजरात में, क्योंकि खेल के माध्यम से मैं लगभग पूरे इंडिया के बड़े बड़े एयरफोर्स स्टेशन में गया हूँ। बिल्कुल सर। और अभी रिटायरमेंट के बाद में मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जगहों में गया हूँ। छोटा सा कोई कस्बा है, रीवा है, सतना है, तो यहाँ पर मैं गया हूँ, चाहे छतरपुर हो। तो सर जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं प्रॉपर, है ना? जी। फिर आपने सर ये इंदौर मध्य प्रदेश चुना, या मतलब क्या परिस्थितियाँ रही कि आप यहाँ सेटल हो गए फैमिली के साथ? जी, 97 में मैंने छोड़ दिया जी। मैंने मेमोरा के बाहर अपना घर भी बनाया हुआ था जी। 2400 स्क्वायर फीट में। और मैं अप्लाई कर रहा था हर जगह। एयरफोर्स छोड़ने के बाद में, मैं जब एयरफोर्स छोड़ रहा था तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं बाहर कुछ ना कुछ कर लूँगा। बिल्कुल सर। हाँ, कुछ ना कुछ जो मेरे अंदर काबिलियत है उसके तहत मैं हासिल कर लूँगा, चाहे कहीं भी हो। फिर जब मैंने एग्जामिनेशंस दिए, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दिए, तो मेरा बैंक में हो गया था, UGC DA CSR यहाँ इंदौर में हो गया था, और रेलवे में हो गया था स्टेशन मास्टर। मगर मैंने यहाँ पर ही ज्वाइन किया इंदौर में। और इंदौर में ज्वाइन करने के पश्चात भी आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर से मेरे पास कॉल आया, कॉल लेटर आया, मेरे पास में SSB से आया, मेरे पास में केंद्रीय विद्यालय से आया PTI के लिए। मगर मैंने वो कोर्सेस, वो जो चॉइसेस थी, वो जॉब को मैंने ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे इंदौर बहुत अच्छा लगा। और अच्छा क्यों लगा कि मैं जहाँ का हूँ उसकी बुराई नहीं कर रहा, बट वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी की उस दौरान बहुत खराब थी। अच्छा। अभी बहुत ही सुधर चुकी है। तो उस माहौल से जो कोई अगर शांति प्रिय इलाके में चला जाए और जो एक निश्चित स्टेटस गेन कर चुका हो, तो वो अपने स्टेटस के लिए भी काम करता है कि अब मैं 40 साल का हो गया, 38-39 साल का, छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई कर नहीं सकता। मुझे मेरे साथ में एयरफोर्स की इज्जत जुड़ी हुई है। यदि मैं कहीं किसी से लड़ाई करता हूँ और वाद विवाद होते हैं, उसी दौरान मैं बता दूँ आपको कि मैंने 10 केस भी लड़े हैं। मेरे हाँ सर, आपने LLB भी किया है ना सर? मैंने LLB भी किया है। और मैंने कोर्ट केसेज लड़े हैं, 10 कोर्ट केसेज, जमीन के कोर्ट केसेज। अच्छा। और कहीं का झगड़ा, जैसे हमारे भाई और लोगों ने झगड़ा कर लिया जमीन के संबंध में, तो फिर मेरा भी नाम लिखवा दिया गया उसमें। इस तरह से 10 केसेज चलते थे और मैं अटेंड करता था। भगवान की कृपा से सभी केसेस में हम बरी हुए, हमें किसी तरह की कोई पेनाल्टी या वो नहीं हुआ। और इसके जब परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं इंदौर को, तो इंदौर इज़ द बेस्ट। और इंदौर जहाँ पे ऑक्यूपेशन और उसकी बात की जाए तो बहुत अच्छा रहा। उसको मैंने UGC DA CSR, ये एटॉमिक एनर्जी का एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो कि MSc फिजिक्स वाले बच्चों को सिलेक्ट करके PhD करवाता है। और इसमें UGC की फेलोशिप मिलती है, UGC की फेलोशिप मिलती है। और मैं तो वही आपको बोल रहा था कि आपने PhD क्यों नहीं किया, आपको भी PhD करना चाहिए, JRF लेकर के, और आपको तो आराम से मिल सकती है, सर्टिफिकेट लगे। मेरा सर नेट क्वालिफाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट भी क्वालिफाई है। हाँ। तो अगर कितने साल हो गए नेट को? सर 2014। नहीं, तो अभी 10-12 साल हो गए। नेट वाला 2 साल के लिए वैलिड रहता है। बिल्कुल, यदि उसमें आप चाहते तो PhD कर लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन करते थे। उस समय होता था सर, है ना? होता था। और अभी तो नेट के द्वारा ही PhD का एडमिशन हो रहा है, तो और टाइट हो गया है। और 2009 में तो UGC ने नियम बना दिया है कि 6 महीने का कोर्स वर्क बहुत जरूरी है, बिना कोर्स वर्क के आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर को मैंने क्वालिफाई किया। अच्छा। इसका अकेली पोस्ट थी
और इसमें एक्स सर्विसमैन का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। जब तो विदाउट रिजर्वेशन आपने जॉब लिया? जॉब लिया मैंने। 216 कैंडिडेट थे, उनमें से अकेली पोस्ट थी, इसको मैंने क्वालिफाई किया। एक ही पोस्ट थी? एक पोस्ट थी। अच्छा, सिंगल पोस्ट थी, इसको मैंने क्वालिफाई किया। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, जैसा कि लोग सोचते हैं ना कि जिसका सुबह से इंटरव्यू चल रहा है, अरे जिसका होना होगा तो हो गया होगा, मगर ये भी बिल्कुल गलत धारणा है लोगों की। लोग गलत सोचते हैं। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था रात में 8 बजे हुआ था, एंड आई वाज द लास्ट कैंडिडेट। अच्छा, अब लास्ट थे? लास्ट कैंडिडेट था और मेरा ही हुआ। जैसे मैं बता रहा था, उनका सारा वेस्ट हो गया बेचारों का। सुबह से शाम इंटरव्यू लेना है ना। लोग जो है लोग धारणा बना लेते हैं ना। हाँ, कि अरे अब तो ये फॉर्मेलिटी है, अब तो रात में 8 बजे किसको, ये तो फॉर्मेलिटी करने के लिए बैठा रखे हैं, मगर ऐसा नहीं, एक्चुअली नहीं है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है वैसा वो ढूंढते हैं सर, ढूंढते हैं, देखते हैं लास्ट तक। और उन्होंने देखा, मुझसे बात किया, बहुत डिटेल में बातें किया, क्योंकि बोले आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे वहाँ पर, और आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर तो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से छोटा होता है, छोटा है। तो मैंने उनको क्लियरली बताया कि मैंने देखा है एयरफोर्स छोड़ने के पश्चात मैंने जो बेकारी है, हाँ मैंने देखी है उसको, और ये छोटी पोस्ट है जरूर, मगर मैं अपने आप को इसको इससे बेहतर साबित कर लूँगा। मैं इसको अभी मैं ज्वाइन करूँगा, जैसे मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, इसको ज्वाइन करूँगा। ये छोटी पोस्ट जरूर है, बट आई विल डू बेटर एंड आई विल अचीव मच मोर देन दैट। और वो ये सौभाग्य था कि 216 कैंडिडेट में से अकेला मेरा चयन हुआ, और रात 8 बजे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था। इसमें मैंने सर कितने साल किया ये वाला जॉब? इसमें मैंने 19 साल नौकरी किया। अच्छा सर। हाँ, इसमें बहुत सारे अप्स डाउन हुए, हाँ, बट अच्छा चला, मतलब सब परिस्थितियों को झेलते हुए हाँ निकाला। ठीक है। तो सर आप तो अभी भी यंग लग रहे हैं, मतलब आप तो काम करते ही जा रहे हैं। अभी आपने 20 साल एयरफोर्स को दिए, फिर 19 साल आपने यहाँ काम किया, अभी भी आप कोच हैं। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंदौर में आने के बाद जो आपने शुरुआत की एयरफोर्स का जो हमारा ग्रुप होता था रिटायर्ड लोगों के लिए, तब तक कोई एक्टिव ग्रुप नहीं था, ऐसा है ना? तो उसके बारे में बताइए सर। एक्चुअली बात ये है 2021 की जी, मैं 2018 से यहाँ पे रिटायर हो गया जी, और रिटायर होने के पश्चात मैं कोचिंग तो बराबर कर रहा था। 2008 से पिछले 16 सालों से मैं विश्वविद्यालय का कोच हूँ, और आज भी मैं शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ग्राउंड में मिलता हूँ। और उसका नतीजा ये रहा कि जो ग्रेड A+ मिला था वो मेरे ग्राउंड्स के जो मेंटेनेंस है, प्लस लोगों का जो उसके प्रति नज़रिया था कि स्पोर्ट्स ऐसे ही है वैसे ही, वो चेंज हुआ। अच्छा। और नैक की टीम आई हुई थी, नैक की टीम थोड़ा सा खुश नहीं थी, नाखुश थी जो भी एक्टिविटीज थी, मगर शाम को ऑडिटोरियम से जब वापस जा रहे थे तो देखा कि वॉलीबॉल ग्राउंड में लाइट जल रही है, लोग खेल रहे हैं, 4 ग्राउंड हैं, बगल में वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, वहाँ पर भी लोग खेल रहे हैं, प्लस एथलेटिक कोर्ट में दौड़ रहे हैं, तो वो काफ़ी प्रभावित हुए। अच्छा। और उसका नतीजा ये रहा कि मेरे डायरेक्टर जो फिजिकल एजुकेशन थे उन्होंने ओपनली बोला कि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो चल रही हैं उसकी वजह से हमको A+ मिला है। अच्छा। हाँ, तो ये मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान यूनिवर्सिटी में हमेशा बना रहता है। और मैं पिछले 16 सालों से इसमें चूंकि फ्री सेवाएं दे रहा हूँ, तो ये भी बन जाता है, यूनिवर्सिटी का दायित्व भी बन जाता है कि यदि मैं किसी को कुछ बोलता हूँ तो वो उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मैं किसी से पैसा तो लेता नहीं, और इवन मैं अपनी तरफ से जेब से पैसे लगा करके उस ग्राउंड को चलाता हूँ। हालांकि डॉक्टर यश के यादव हैं, मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, बॉल देते हैं, और उनके सहयोग से ही मैंने वॉलीबॉल का ग्राउंड चालू किया था। अन्यथा वॉलीबॉल के ग्राउंड में 1.5 2 फुट की घास थी। इसको चालू करने के लिए मैंने अथक प्रयास किए। मैं VC से मिला कि सर ये ग्राउंड हमने उसका बनाया है। 2008-9 में वेस्ट जोन चैंपियनशिप हुई थी, उसके बाद इसको अनयूज छोड़ दिया गया था। फिर मैंने उनसे बोला तो बोले कि यहाँ पे कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं, तो मैंने
मैंने बोला मैं लुक आफ्टर करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तब से मैं बराबर उसको लुक आफ्टर कर रहा तब हूँ। भी मतलब 2 काम तब से ही आप कर रहे हैं जी, ना? 2008 जॉब भी से। कर रहे थे और ये भी कर रहे हाँ, थे। तो और मैं अपने जो UGC DACSR का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ एयरफोर्स के साथ में कि यदि मैं यहाँ पर नहीं होता UGC DACSR में, तो जो स्पोर्ट्स का आज का मेरा अचीवमेंट है वो कभी नहीं साबित हो पाता, और इसको मैं कभी अचीव नहीं कर पाता। क्योंकि यदि रेलवे में होता तो वो शिफ्ट ड्यूटी में जो है आप वो करते रहते, बैंक में इतना काम है कि 6 बजे से पहले आप छूट नहीं सकते, और कहीं भी होते तो आप इतना स्पेयर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मेरी यूनिवर्सिटी का हो गया। जो ऑफिस लोकेटेड है UGC DACSR, वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर स्थापित है। और चूंकि वो वहाँ उन्होंने हमें जमीन दी है इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए, तो वो हमारी सेवाएं लेते हैं और हम उनकी सेवाएं लेते हैं। अच्छा। और उसका नतीजा ये रहा कि मैंने यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि मैडम आपके पास कितना भी टैलेंट हो, यदि टैलेंट लेकर घर में बैठे रहेंगे तो आपको वो घर से लेने नहीं आएगा। बिल्कुल उस टैलेंट को किसी न किसी को बताने की जरूरत है। और मैंने 2007-8 में डॉक्टर कुरैशी जो कि डायरेक्टर थे फिजिकल एजुकेशन के, मैंने उनको चिट्ठी लिखी। हाँ, अच्छा। मैंने चिट्ठी लिखी कि मैं इंडियन एयरफोर्स का रिटायर्ड जूनियर वारंट ऑफिसर हूँ, एयरफोर्स प्लेयर हूँ और ऑफिशियल हूँ, और मैं अपनी सेवाएं यहाँ पर आपके यहाँ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे जवाब दिया। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, घर में बैठे कोई नहीं रहेंगे आएगा, आपको कोई लेने नहीं आएगा। सही बात। अप्रोच तो आपको ही करना पड़ेगा ना आपको सर? तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं ये हूँ, सही, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। बिल्कुल सर। हाँ, तब तो आपके उसको आपके जो क्वालिटीज हैं उसको कोई यूज कर पाएगा। अन्यथा बैठे रहिए, आप कितना भी इंटरनेशनल प्लेयर हो, इंटरनेशनल रेफरी हो, यदि आप नहीं बताया किसी को तो आप बैठे रहिए, और लोग आते हैं चले जाते हैं। यदि मुझे किसी से पता रहता है कि ये भाई इतने फेमस पर्सनालिटी है, तो मैं फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता हूँ, उनका अपने ढंग से मैं स्वागत करवाता हूँ, 10-20 लोगों को इकट्ठा करके माला पहनवाता हूँ मैं। और उसका ये आप देखिए कि 2005 में मैंने नेशनल रेफरी का एग्जामिनेशन क्लियर किया। अच्छा। हाँ, नेशनल रेफरी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का, चूँकि मैं उसकी एज लिमिट है 41 ईयर्स। ओके। हाँ, और उसके लिए थोड़ा सा अड़चन ये आ रहा था कि जब मैं 2005 में अप्लाई कर रहा था तो शायद क्रॉस कर गया था 41 ईयर। अच्छा। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था। मैंने लगाया फोन सेक्रेटरी जनरल को कि ऐसी सी बात है, तो उन्होंने बोला कि आप तो ओवर एज हो चुके हो, इसलिए आपको अलाउ नहीं करेंगे। मैंने बोला सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भूतपूर्व सैनिकों को जॉब के लिए रिलैक्सेशन देती है एज में, और आपने मेरे को ओवर एज कर दिया। और मुझे इसके लिए जो कि इसमें कोई आप पैसा नहीं दे रहे हो, ये मेरा शौक है। हाँ। और मैं एक खिलाड़ी हूँ, और इस बेस में मैं इस परीक्षा को देना चाहता हूँ, आप इसको ओवर एज कर रहे हो सर? आप थोड़ा सा सोचिए तो आप। ये आपको तनख्वाह नहीं देने वाले हो, ये तो मैं ऑफिशियल के लिए अपना वो करके अपने खर्च से जाऊंगा, इसमें परीक्षा दूंगा, यदि पास हो गया तो पास हो गया, तो इसके लिए तो आप अलाउ तो कीजिए। करीब लगभग 10 मिनट तक मैं उनसे बात किया। वो उस दौरान वेंकट राम रेड्डी साहब थे, और उनको मैंने समझाया और कन्विंस हुए। किसी चीज को आप ले जाकर कहीं किसी के सामने रखें तो उसका सलूशन भी रखिए आप, तब आपको बहुत जल्दी उसका निराकरण मिल जाएगा। और उसका ये नतीजा हुआ कि उन्होंने फिर अलाउ किया। मैंने मध्य प्रदेश सेक्रेटरी से फॉर्म साइन करवाया, जो कि उनकी रिकॉर्ड फीस थी उसको जमा किया, और 2005 में मैं नेशनल रेफरी बना। तो 2005 में मतलब ऑफिशियली? जी, ऑफिशियली में। उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश का स्टेट रेफरी था, उसको मैंने क्लियर किया था उस एग्जामिनेशन को 1995 में। अच्छा। फिर ये जो है आप पूछ रही थी कि इसका कैसा क्या रहा सफर UGC DACSR का, जी। तो मैं फुल क्रेडिट एयरफोर्स और UGC DACSR के साथ में DAVV को भी देता हूं कि उन्होंने मेरी सेवाएं यूज की। क्योंकि आज अगर मैं कहीं भी जाता हूं तो यदि DAVV ने मुझे ये सेवा करने का मौका नहीं दिया होता तो मैं आज इतना वॉलीबॉल में मुझे काफ़ी लोग जानते हैं कि जानते हैं, प्लस मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। अभी भी मैं कोई रूल बुक आती है तो मैं रात में पढ़ करके सोता हूँ, भले ही एक पेज पढ़ूँ मैं।
तो उसका नतीजा ये है कि यदि डीएवीबी ने मुझे ये मौका नहीं दिया होता तो मैं इतना एक्सपोज नहीं हो सकता था। बिल्कुल सर। और चूंकि उन्होंने दिया तो मेरे संपर्क बने, और जैसे मैं बता रहा था कि आपको अपने टैलेंट बताने की जरूरत है, और उस मेरे टैलेंट को किसी दूसरे ने भी ऑब्जर्व किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि नागालैंड में इनको एग्जामिनेशन करवाना था। अच्छा। तो जो वहाँ पर मेरे स्टूडेंट ही डायरेक्टर जो LNIP में था कभी, तो उन्होंने मेरे से डायरेक्ट उनका परिचय नहीं था, मगर जानते थे हम लोग कि ये तिवारी हैं और मैं विद्यार्थी हूँ, उन लोग मध्य प्रदेश के हैं। बट उन्होंने जब एग्ज़ाम नागालैंड एसोसिएशन ने उनको अप्रोच किया कि हमको जो है रेफरीज का एग्जाम करवाना है, क्लासेस कंडक्ट करवाने हैं, तो वो तिवारी रीवा के रहने वाले हैं। उन्होंने लोकल हमारे RS द्विवेदी जी हैं, उनके संपर्क में बराबर रहते हैं, तो उनसे पूछा कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, मुझे बताओ किसको यूज़ करूँ। तो उन्होंने 2-3 इंटरनेशनल रेफरीज का नाम बताया, और 2-3 तो उन्होंने बात भी किया इंटरनेशनल रेफरीज से। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप सबसे अच्छा है कि विद्यार्थी सबको बुला दीजिए, उनका जो तरीका है समझाने का और जो उनका नॉलेज है वो अलग ही है, जो कि इंटरनेशनल रेफरीज भी समटाइम्स उतना बेहतर क्लियर नहीं कर पाएंगे, जो कि बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको बहुत क्लियर है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब ऑफिशिएटिंग की बात आती है तो मेरे गुरुदेव रहे हैं, अभी नहीं है, 2013-14 में उनकी डेथ हो गई, आदरणीय श्री P मार्गलिंगम साहब। उनको वालीबाल का कंप्यूटर कहा जाता था। अच्छा। और उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है। अच्छा। आई वॉज वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ मिस्टर P मार्गलिंगम। आज भी उनका मेरे पास पत्र लिखा हुआ रखा है, मैं आपको दूंगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। मार्गलिंगम साहब जितने भी यहाँ पे आज के दिन में रेफरीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मार्गलिंगम साहब को नहीं जानता है। और भगवान की कृपा से मुझे उनका बैग लेकर चलने का मौका मिला है। मैं जब भी चलता था तो मैं उनके साथ में उनका बैग उनके हाथ से छीन लिया करता था, सर मैं लेके चलूंगा। और यही चीज मैं अपने पिताजी के साथ में भी किया करता था। हाँ, पिताजी ये रिस्पेक्ट होता है ना सर, रिस्पेक्ट यही तो है। बिल्कुल। सर लोग क्या सोचते हैं, बच्चे आजकल की जनरेशन की, जब हमारे मम्मी पापा बूढ़े होंगे ना तब हम उनका ध्यान रखेंगे। अरे बूढ़े होंगे जब होंगे, अभी क्या है। अरे कल ये छोटी छोटी चीजें अगर अपन पेरेंट्स, टीचर या अपने गुरु के प्रति बताएं तो आजकल के सर बच्चों की प्रॉब्लम अलग है। उनको ऐसा लगता है कि ये चापलूसी है या ऐसा वो लोग समझते हैं, उनको शर्म आती है सर। मतलब ये जनरेशन का ये हाल हो गया सर। हम लोग भी होता था ना कि स्कूल में टीचर ने कोई काम दिया है या टीचर को पानी पीना है तो सब 4-4 लड़कियां उठ के जाती थी, सर मैडम मैं लेके आऊंगी, मैं लेके। सर ये तो रेस्पेक्ट है, अपने प्यार होता था सर कि मैडम ने मुझसे बोला। प्यार है। हाँ, वो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर। तो टीचर तो हम तो भाग के जाते थे कि अरे मुझसे बोला। मैं तो बिल्कुल, पिताजी जो है अरे बोलते थे, अरे तुम तो पढ़िया लड़का हो, तुम क्यों बैग ले रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला ये सब चीजें मत बोलिए, अभी बैग मैं लेके चलूंगा। और मैं बड़े हक के साथ में उनसे बैग छीन लिया करता था, मैं लेके जाया करता था। ये प्यार बताने का, रिस्पेक्ट बताने का एक तरीका है। हाँ, तरीका है, और लोगों को करना चाहिए, करो ना, करो। हाँ, और क्या सर आप क्या बोलेंगे, जो नई जनरेशन वाले बच्चे उनको तो शर्म आती है सर? नहीं, शर्म और कुछ नहीं है। देखिए यदि आप उसको करेंगे तो उसका फल आपको ही मिलेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसी को मिलेगा। तो अगर आप अभी सेवक भाव से कार्य करते हैं तो आपको उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं मिलेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि तुरंत मुझे मिल जाए। कर्मण्य वास्तिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। आपको तुरंत उसके फल की आशा नहीं करनी। आप तो नेकी कर दरिया में डाल, आपने नेकी कर दिया उसको भूल जाइए, आप जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। हाँ, बस वो आपका पुण्य कर्म कहीं ना कहीं झोली में इकट्ठा हो रहा है, पड़ा हुआ है, और जब मौका आएगा तो वो आपको कैश के रूप में प्राप्त होगा। कैश नगद पैसा नहीं, कैश का मतलब है कि आपको इंटर्न कुछ न कुछ मिल जाएगी। यदि आपके पुण्य की संख्या ज्यादा है, पुण्य की मात्रा ज्यादा है, तो ये रास्ते में बैठा हुआ सांप भी जब आप जाएंगे तो वहां से चला जाता है। इस तरह के पुण्य कार्य आते हैं। और माता पिता का आशीर्वाद, जब हवा आपके साथ में माता पिता का आशीर्वाद है,
आप जा रहे हैं, बीच में कांटा पड़ा हुआ है, बीच में कोई अड़चन है और इतनी जोर से हवा चल जाएगी, कांटा दूर चला जाएगा, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। अब सर आप इतने सारे काम कर रहे हैं, है ना, जी, अभी भी कर रहे हैं जी। तो फिर सर ये एक्टिंग का आपके अंदर कहाँ से सर ये आया? क्योंकि सर इतने सारे काम करने के बाद फिर से समय निकालना, क्योंकि सर हमने आपके काफ़ी प्ले देखे हैं जी, जी। और उसमें आपने काफ़ी अच्छे किरदार निभाए हैं, तो सर ये आपके मन में कैसे आया कि मुझे ये भी करना है? और कर ही रहे हैं सर आप। हम तो आपके स्टूडेंट हैं, आपसे सीख रहे हैं। आप एक बार में शॉट पूरा कर देते हैं सर। हमको तो हमारे डायरेक्टर सर से डांट खानी पड़ती है। नहीं, आप जो है RAD के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर हैं और आपका जो योगदान है RAD के प्रति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सकारात्मक है। सब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, जो जितने भी महिलाएं हैं आपसे प्रेरित होती हैं, आप सबको सपोर्ट करते हैं। कभी किसी को कोई डांट पड़ गई तो आप तुरंत उसको कवर करते हैं, ये बहुत बड़ा सपोर्टिंग हैंड होता है, बहुत ही बड़ा सपोर्टिंग हैंड है। और यहाँ तक यदि इसकी बात की जाए एक्टिंग के भूत की, तो एक्टिंग का भूत तो बहुत पहले से चढ़ा हुआ था। अच्छा। मैं जब मेमोरा में पोस्टिंग था तो एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में मुझे कंस के रूप में यूज किया गया। हाइट हेल्थ तो मेरे लिए ड्रेस मंगवाई उन्होंने। अच्छा। ड्रेस मंगवाई, मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप बिल्कुल सर बताइए सर। हाँ, ड्रेस मंगवाई उन्होंने बाकायदा, बड़ी बड़ी मूछें लगा करके और मुकुट के साथ में, और फिर जब कंस अच्छा, ये नेचुरल है कि सीखा सर? नेचुरल नॉन स्टॉप हंसी। नीचे हमारे स्टेशन कमांडर को कैप्टन सरदेसाई साहब वो गोल वाली तकिया लगाए बैठे हुए हैं और मुझे देख रहे हैं, और मैं ज्यादा देर तक उनको नहीं देख पाया, नहीं मुझे उस तरह की हंसी आ जाती, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट नजरें मैंने घुमा लिया। और इतनी भीड़ थी वहाँ पर, सामने मंच के सामने पूरी पब्लिक चारों तरफ से, वहाँ पर कोई पेड़ के पास खड़ा है, कोई पेड़ में बैठा है। मेमोरा की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स स्टेशन मेमोरा की। तो ये भूत जो है एक्टिंग का पहले से था, कहीं ना कहीं कीड़ा तो रहा होगा। हाँ, तो वो चीज जो है अब और निखर के आ रही है। सर, बिल्कुल। और उस निखर के आने का नतीजा ये है कि मैंने फिल्म भी किया। 62 इयर्स की एज में मैंने युगा द जर्नी ऑफ लव, उस फिल्म में मैंने काम किया। और उस फिल्म को मैंने स्क्रिप्ट दी। हाँ, स्क्रिप्ट राइटर आधे घंटे की मेरी स्क्रिप्ट है। और लिखने की, जैसे स्क्रिप्ट वाली बात हो रही है, स्क्रिप्ट आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए उसमें पूरा खो जाना पड़ता है। बिल्कुल सर। ऊपरी मन से आप नहीं लिख सकते हैं उसमें भाव जानकारियाँ सबको सम्मिलित करके, हाँ, सम्मिलित करके ही उसको आप असली जामा पहना सकते हैं। बिल्कुल। तो उसको मैंने स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट जब मैं लिखना चालू किया तो डायरेक्टर मुकेश व्यास जी का बार बार फोन है कि अरे क्या किया उसको सर, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। इसके पीछे की छोटी सी कहानी है। बिल्कुल बताइए। ये मुकेश व्यास जी ढूंढ रहे थे। अच्छा। कि कोई मिल जाए, मुझे वॉलीबॉल के बारे में काम करना है, वॉलीबॉल खेल को दिखाना चाहता हूँ फिल्म में। तो इन्होंने इधर उधर सब जगह से, बहुत जगह से पूछा। अब पूछने के पश्चात एक ही नाम सबके उसमें जहन में आता था कि आप विद्यार्थी सर से मिल लीजिए। चाहे रतलाम में पूछा हो, चाहे इंदौर में पूछा हो, चाहे जहाँ पर भी, सभी लोग मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि सबके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से ही किसी को सफलता प्राप्त होती है। और जिन लोगों ने ये चीज़ नोट की है, उन लोगों ने मेरा ही नाम सजेस्ट किया जी। और अल्टीमेटली मुकेश व्यास जी मेरे पास आए। उन्होंने बोला, मैंने एमराल्ड हाइट इंटरनेशनल स्कूल दिखाया, वहाँ लेकर गया, यहाँ हम शूटिंग कर सकते हैं। फिर उनसे पूरी सिचुएशन चर्चा की। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करना है, मुझे शूटिंग भी करना है। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम करने शुरू कर दिया। और झाला मैडम, मेरे अंदर एक खासियत है कि मुझे कोई काम दे देता है ना, भले ही मैं यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए काफी देर से आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सर, हम समझ सकते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। जब मुझे कोई काम दे देता है तो मुझे नींद नहीं आती जब तक उसका काम हो नहीं जाता है। हाँ,
तो जब मुकेश व्यास ने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, तो मैं जहाँ जहाँ भी संभावनाएं थी वहाँ वहाँ मैंने बात किया और अल्टीमेटली मुझे सफलता मिली देवास के इंडोर स्टेडियम में। अच्छा। वहाँ पर भी मुझे टीम भी मिल गई और मेन जो है टीम तो हमने उपलब्ध करवा दी, हमारे बच्चे खेलने गए थे एज ए हीरो, हीरो के साथ में दूसरी टीम वहाँ से मिल गई और उनको भीड़ चाहिए थी। भीड़ कैसे मिलेगी? कोई स्कूल वाला होना चाहिए तभी वो स्टेडियम भरेगा। तो उसके लिए फिर मैंने सेंट्रल मालवा एकेडमी के जो मालिक हैं मिस्टर अनवर खान, उनसे बात किया। बोले हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल जो भी इसमें सहयोग होगा तो उसमें करेंगे। और वो एक टीम के कोच भी थे। अच्छा, उन्हीं को बना दिया था? उनको कोच भी बनाया और फार्मर सेक्रेटरी मध्य प्रदेश वालीबॉल एसोसिएशन के, बहुत ही एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है। उनका अपना स्कूल है सेंट्रल मालवा एकेडमी। तो कहाँ बात हो रही थी? हाँ, फिर इस तरीके से आपने मूवी में स्क्रिप्ट, हाँ मूवी में जो युगा द जर्नी ऑफ लव में मैंने स्क्रिप्ट लिखी। और स्क्रिप्ट जो लिखने की कहानी है, रात में लिखा करता था मैं। 10 बजे 10:30 बजे चालू करता था और 1 बजे तक 1-2 पन्ना कंप्लीट करता था। और वो लिखी स्क्रिप्ट करीब 15 पन्ने की। आधा घंटा बोलना है ना, किसी को कमेंटेटर आधा घंटा बोलेगा, उसको मटेरियल चाहिए ना। अगर कोई खिलाड़ी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस खेल का ही हूँ, तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। मगर कोई नया आदमी कमेंटेटर उसको पूरा लिख के देना पड़ेगा, उसको तो स्क्रिप्ट चाहिए। तो स्क्रिप्ट मैंने लगभग 15 पेज की स्क्रिप्ट उनको मैंने बना के दी और उस स्क्रिप्ट का यूज हुआ है युगा द जर्नी ऑफ लव। आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। और ये फिल्म अभी भी है, 3 घंटे की फिल्म है। फिर इंदौर में लगवाई भी गई और फिर हम लोग देखने गए सभी लोग। और उसके साथ में फिर जब ये आर्टिस्ट वाली बात हो रही थी, तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक बार जो है फ्लो चल बैठता है ना, तो फिर आपका भी मन उस तरह से आ जाता है, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आती जाती हैं। फिर एक टेलीफिल्म, यहाँ पे टेलीफिल्म बनी और अंतिम यात्रा, मिडिल क्लास, 3-4 टेलीफिल्म भी हमने की। यहाँ पे श्रुति राठी हैं यहाँ पे डायरेक्टर, उनके साथ में हमने काम किया, इन सब फिल्मों में काम किया। और इसी दौरान एक एडवर्टाइजमेंट निकला पेपर में कि आर्टिस्ट की जरूरत है। और ये है तो डिम्पल मैडम है यहाँ पे, डिम्पल अग्रवाल, जो पिछले गोदान में जो रोल किया था। हाँ सर, उनकी बड़ी तारीफ करते हैं ना सब, डिम्पल मैम। जी, हाँ। मैं यहाँ पर आरएडी में आया, उनके माध्यम से ही आया। अच्छा, डिम्पल मैम। डिम्पल मैम, तो डिम्पल मैडम ने इश्तेहार निकाला पेपर में और उसको मैंने देखा। मैं डिम्पल मैडम के पास में गया, वहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने लक्ष्मी नगर है, उधर गया। और हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे भेजा कि आप वहाँ पर जाइए, उनको रामायण करना है, उनको चाहिए। हाँ, तो ये जो है बात है फरवरी 2023 की। 2023 की फरवरी को हमने रिपोर्ट किया आरएडी के डायरेक्टर संदीप दुबे जी को सुबह। इन्होंने हमसे भी डायलॉग बोलवाया। हाँ, डायलॉग हमने कंस वाला डायलॉग बोल दिया। हाँ। तो बोलना का, उसमें तो हंसना ही था। बोलने का तो कुछ कम है ना। हाँ, बोलना कम है, उसमें हंसना ज्यादा है। जी जी जी। तो सर, इससे पहले भी आप गोदान कर चुके हैं ना एक बार? यही गोदान था। अच्छा, ये गोदान ही था जिसके लिए आपके ऑडिशन होने थे? हाँ, नहीं, इन्होंने ऑडिशन लिया था हमें रामायण के लिए। अच्छा। हाँ, मगर रामायण का टाइम ये था कि ये संदीप दुबे जी जो काम करते हैं, सब नए नए कलाकारों को लेकर काम करते हैं। और वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस उनको आता है जब रिहर्सल के दौरान अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। तो जब रामायण का थोड़ा सा टाइम था तो उन्होंने प्लानिंग ये किया कि उसके पहले हम कुछ और कर लेते हैं। तो उसके पहले इन्होंने प्लान किया कि गोदान कर लेते हैं। अच्छा। और 22 जुलाई 2023 को हम लोगों ने गोदान नाटक खेला था रविंद्र नाटक गृह में। बिल्कुल। उसमें मेरा भोला का रोल था, जो कि आप इसमें यूट्यूब में देख भी सकती हैं। बिल्कुल सर। और इस तरह से चलते चलते सिया के राम किया और जन्नते कश्मीर, दहशत की एक रात, ये फिर और कई प्ले हैं जो कि हमने उसको। जी सर। सर, एक और आपका प्ले आने वाला है फिर से 23 जुलाई को। हाँ, 23 जुलाई तो सर उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, ताकि लोग हम इसको डालें और लोग आए, अप्रोच हो ज़्यादा से ज़्यादा। जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि 23 जुलाई को जो ये प्ले होने वाला है गोदान,
ये आनंद मोहन माथुर सभागृह में होगा। और उसमें प्रिया मैडम जो मेरा इंटरव्यू कर रही हैं पॉडकास्ट में, आप स्वयं ही बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और उसमें इनका भी रोल है। और साथ में मैं भी रहूँगा। मुझे आप देख सकते हैं राय साहब के रूप में, थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है जो कि किसानों के नेगेटिव तो मेरा भी है, पहचानेंगे नहीं लोग हमें। हाँ, मगर हम लोगों का कॉस्ट्यूम ऐसा रहेगा कि आप अभी दूसरे रूप में देख रहे हैं, जब हम कॉस्ट्यूम आएंगे तो शायद आप ना पहचान पाए। बिल्कुल सर। सर इनवाइट कीजिए ऑडियंस को। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये फ्री है, इसको हम लोगों ने फ्री करवाया है। इसमें पहले वैसे 200 रुपये का टिकट था, तो ये हमने डायरेक्टर साहब से और ऑर्गेनाइजर से निवेदन किया है कि इसको फ्री किया जाए। और गोदान चूंकि बहुत ही कालजयी नाटक है ये मुंशी प्रेमचंद जी का, तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही सहर्ष स्वीकार कर लिया कि इसको हम दर्शकों को फ्री में दिखाएंगे। आनंद मोहन माथुर सभागृह 23 जुलाई को शाम 7 बजे विजयनगर में। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से सर आप अभी थिएटर भी कर रहे हैं अभी। तो सर और कोई फ्यूचर प्लानिंग है आपका, और क्या करना है आपको? अभी मैं आपको, अच्छा आपको पता नहीं है? नहीं सर, मुझे मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ऑब्जर्वर हूँ एग्जामिनेशंस का। अच्छा हाँ सर, मैं ये मुझे पता है सर एक्चुअली। हाँ। क्योंकि हमने कई बंदे आपके पास भेजे हैं ना, वो एग्जामिनर के लिए आप हमको कॉल करते हैं। जी। तो जो भी एलिजिबल होते हैं हम आपके पास भेजते हैं। हाँ, तो एक ये भी काम है आपका। हाँ, तो मैं अभी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का मैं वर्तमान में अभी कल मुझे परीक्षा लेने जाना है। परीक्षा लेने की जाऊंगा, वहां से भाग करके आऊंगा और अपना क्लास अटेंड करूंगा 1 घंटे, फिर वापस चला जाऊंगा मैं। इस तरीके से मेरा शेड्यूल रहता है। तो अभी मैं ऑब्जर्वर हूँ एग्जामिनेशन का। और ऑब्जर्वर बहुत बड़ी तोप होती है। आप जाते हैं ना तो वहाँ पे सभी ये छोटी प्रिंसिपल वगैरह, ऑब्जर्वर साहब आ गए, ऑब्जर्वर साहब आ गए भाई। हाँ, तो इस तरीके से वो हो जाता है। मगर मेरा कोई इस तरह का भय नहीं रहता है। मैं एक सिंपल तरीके से जाता हूँ, क्योंकि इस पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाना है। तो वहाँ पर आप एक गरिमा बना के रखेंगे। बेसिक पर्पज आपका ये है कि ऑब्जर्वर के रूप में जाते हैं तो आप नकल ना की जाए, क्योंकि यदि कोई बच्चा नकल करता है तो जो बच्चा बिना नकल किए हो उसके साथ में इनजस्टिस है। बिल्कुल हाँ, इनजस्टिस। तो मैं ऑब्जर्वर के रूप में जाता हूँ और अपनी ड्यूटी करता हूँ, तो 2 जगह से। और तीसरा बताऊँ, सेज यूनिवर्सिटी का मैं स्पोर्ट्स कमेटी की एडवाइजर कमेटी का मेंबर हूँ। सेज यूनिवर्सिटी का, हाँ सेज यूनिवर्सिटी का। तो पूरा इंदौर सर आपने कब्जे में करके रखा कि मध्य प्रदेश सर, मध्य प्रदेश कब्जा इसको नहीं बोल सकते हैं आप, ये एक्चुअली आपका काम है। यदि आप काम करते हैं तो लोग पहचानते हैं। और काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से लोगों के मन में जागृत होगा कि भाई कोई काम करने वाला है। जैसे ये फिल्म आई मेरे पास में, कितने जगह भटकने के बाद में मेरे पास वो आए हो, और अल्टीमेटली जो काम करता है उसको उन्होंने वो किया। तो ये काम करने वाले की पहचान होती है। अभी आपने सिक्किम के बारे में नहीं पूछा। हाँ सर, आप बताइए ना सर, आपके सर अनुभव बहुत ज्यादा है, तो बताइए सर वो सिक्किम के बारे में मैं बताऊं कि सिक्किम जो काम करता है उसको पहचाना जाता है। ठीक है। और आपको घर बैठे कोई बुलाने नहीं आएगा। ठीक है। तो ये वाली मास्टर एक टेली कास्टिंग वो है, कंपनी है। अच्छा। हाँ, कि मैचेस स्पोर्ट्स जो है सब उसमें लाइव टेलीकास्ट करती है। वाली मास्टर का मैंने गूगल में ढूंढा और उसको मुझे मिल गया ईमेल। मैंने उसको मेल कर दिया वाली मास्टर को, और तुरंत जैसे ही मैंने मेल किया कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम सो एंड सो यू कैन यूज माय सर्विसेज एंड आई हैव गॉट नॉलेज टू शेयर विद द जनरेशन। तो अल्टीमेटली जो है 5 मिनट के अंदर फोन आ गया मेरे पास में। फोन आ गया तो बोले कि जयपुर अभी नेशनल हो रहा है, उसमें चलना है, तैयार रहिएगा। और हम ऑलरेडी वहाँ से टाई अप करते हैं। ये लोग पैसा लेते हैं और पैसा लेके ऑर्गेनाइजर से फिर ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। पूरा सेटअप चाहिए इनको सब तरह का, तो ये लोग ऐसा करते हैं। मगर मुझे तो फ्री यूज करते हैं। हाँ, तो हुआ ऐसा कि जयपुर के लिए इन्होंने बात किया, तो जयपुर में इनकी बात नहीं बनी। हो सकता हो जो भी कारण रहा हो, टेक्निकल इशू, तो ये नहीं जा पाए। तो मेरा तो इनके पास में पड़ा हुआ था। हीरो को किस तरीके से प्रोड्यूसर डायरेक्टर कॉल करते हैं
कोई एक दिन में नहीं कार कर लेते हैं। वो अपना पोर्टफोलियो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास छोड़ के आते हैं। आप बॉम्बे में देखेंगे जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, हाँ, तो ये मेरा जो है स्ट्रगलिंग पीरियड कह सकते हैं आप। इसके लिए कमेंट्री के लिए मैंने डीडी स्पोर्ट में कमेंट्री भी की है। 2016 का जो नेशनल बेंगलोर में हुआ था, अच्छा, उसमें दूरदर्शन। तो आप अभी सर प्रेजेंटली है कमेंट्री में या? हाँ, मैं है ना? अभी भी कमेंट्री में हूँ। मैं अभी भी कमेंट्री करता हूँ। मेरी कमेंट्री आप देखेंगे, सुनेंगे तो मुझे निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस है कि आपको अच्छी लगेगी कमेंट्री। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और भले ही बुरी लगे मगर उसको आप अच्छी बोल देंगे। अच्छी बोल दिए। नहीं सर, आपकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, तो कमेंट्री भी अच्छी होगी। तो क्या बात हो रही थी? ये सिक्किम के बारे में बता। पानी सिक्किम, हाँ। सिक्किम के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने वाली मास्टर वाले को वो किया, मेल किया, उसने मुझे कॉल बैक कर दिया। जयपुर वाला प्रोग्राम जो है नहीं बन पाया, मगर मेरा बायोडाटा इनके पास पड़ा हुआ था, मेरा कॉल पड़ा हुआ था। फिर इन्होंने कॉल किया मुझे, बोले अर्जेंटली जो है प्लीज कॉल मी बैक। व्हाट्सएप मैसेज डाला, पहले कॉल लगा फिर व्हाट्सएप मैसेज डाला। मैंने उसको कॉल किया, बोले अच्छा वहाँ सिक्किम में ये टूर्नामेंट है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट है और उसमें चलोगे आप? मैं बिल्कुल, मैं तो तैयारी बैठा हूँ। सही बात है। फिर कैसे क्या व्यवस्था है? हाँ, तो मैंने बोला कि भाई जो है वी हैव टू बुक एयर टिकट, और इतनी जल्दी तो हम पहुंच नहीं पाएंगे 2 दिन के अंदर, और ट्रेन में भी कहाँ धक्के खाएंगे, वी नीड सम रेस्ट आल्सो। तो एयर टिकट के पैसे भिजवाइए आप, मैं यदि आप वो करो तो मैं एयर टिकट कर लूँगा। बोले सर आप टिकट कर लीजिए, मैं पैसे भेज दूंगा। बोले नहीं, मुझे पहले पैसे भेज दीजिए। हाँ, अप्रोक्सीमेट इसका जो खर्चा लगेगा बाग डोगरा का लगभग 25,000 रुपये आ रहा है। मैंने उसका प्रिंट आउट भेज दिया उसको। तो मैंने बोला कि तुम 25 ना भेजो, 20 भेज दो, बाकी 5,000 कर लेंगे। तो 20,000 उसने भेज दिए। मैंने टिकट कर लिया था अपनी जेब से। हालांकि आज तक 5,000 उसने वापस नहीं दिए। कोई बात नहीं, एक अलग एक्सपीरियंस था इसका। वहाँ पे मुझे जब वहाँ गया तो कमेंट्री के साथ में ये देखा मैंने कि वो लोग जो मैच करवा रहे थे, बारिश में भी आपको खेलना है। और वो ऐसा टूर्नामेंट मैडम कि जिसमें ऑल इंडिया के जितने टॉप प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अच्छा। सभी को बुलाया था वहाँ पर। अच्छा। हाँ, उनको बोल दिया कि टीमें बनाओ, और जो लोकल एमएलएस थे, हाँ, लोकल एमएलएस जो है उसके टीमों के मालिक हो गए। और उस तरीके से उन्होंने पहला चीफ मिनिस्टर टूर्नामेंट करवाया। और ये देश का सबसे बड़ी प्राइज मनी का टूर्नामेंट था ये, जिसकी 20 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार, अच्छा 20 लाख, 10 लाख रुपए द्वितीय पुरस्कार। और मुझे ये मौका मिला कि अपॉर्चुनिटीज में नहीं छोड़ता। बिल्कुल। हाँ, मुझे मौका मिला, थोड़ा सा वो था तभी में चले कुछ नहीं। हाँ, सिक्किम थोड़ा सा उस तरह का इलाका है, ट्रेवलिंग भी करनी पड़ती है, बाय रोड ट्रेवल भी है काफ़ी। आई प्लान, और बागडोगरा से फिर हम लोकल टैक्सी से गए, सिलीगुड़ी गए, सिलीगुड़ी से दूसरी गाड़ी लिया। और मैं हर जगह थोड़ा ना कुछ मेरा लक काम करता रहा है कि जैसे ही मैं वहाँ पे टैक्सी स्टैंड के पास गया तो टैक्सी वाला खड़ा ही था वहाँ जाने के लिए, रवांग। हाँ, मैंने बोला यार मुझे रवांग जाना है, और क्या कोई गाड़ी मिलेगी? बोले मैं ही जा रहा हूँ। अच्छा, तो कितनी सवारी? अरे बस आप बैठो, चलो। बस उसने किसी को नहीं बैठाया, मुझे बैठाया, क्योंकि वो ऑलरेडी लोडेड था। पीछे उसने सामान भर रखा था। पहाड़ों में लोग जीप से सामान लेके जाते हैं, तो उससे लेकर के मुझे लेके गया, पहुँचाया। रात में पहुँचे वहाँ पर, जो आगे सेक्रेटरी थे वो भी नेवी रिटायर्ड हैं, उन्होंने जो है प्रॉपर व्यवस्था की, होटल रूम की, और सब व्यवस्था वहाँ पे हो गई। उसके बाद हमने टूर्नामेंट करवाया। टूर्नामेंट के दौरान मेरी मुलाकात चीफ मिनिस्टर साहब से डायरेक्टली हुई। अच्छा। काफी देर तक बात हुई, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, और 2 बार मुझसे बात हुई जी। हाँ, दोनों बार बहुत अच्छे से बात हुई। एक तो लास्ट डे था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का, और उसके पहले वाले दिन भी मुलाकात हुई। और उन्होंने पूछा वापस कब जा रहे हैं आप? मैंने 18 तारीख को जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो 17 तारीख को मेरे पास आ जाओ, आप मेरे गेस्ट हो। हाँ, अच्छा। ये अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत बड़ा ऑनर है। सीएम आपको इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, चीफ मिनिस्टर ने बोला कि 17 तारीख को आप गंगटॉक आइए। हाँ, मतलब यू आर आवर गेस्ट। ये कितना बड़ा सम्मान है, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बिल्कुल। वाली मास्टर वाले 5,000 रुपए नहीं देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा सम्मान मिला सिक्किम चीफ मिनिस्टर। और
और ये देखिए जैसा कि बात करने की स्टाइल है, मैंने उनसे बात भी किया। मैंने उनको बोला कि सर आप यहाँ के राजा हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला व्यक्ति आप तक नहीं पहुँच पाएगा। जो ऑफिसर्स हैं, बड़े लोग हैं, आपसे काम करवा के चले जाएंगे, मगर आपके पास में छोटा आदमी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इनका ध्यान दीजिएगा। और चीफ मिनिस्टर साहब इतने हम्बल थे कि उन्होंने बोला रमेश साहब, मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ, मैं यहाँ का सेवक हूँ, सर्वेंट हूँ, ये शब्द थे उनके। और आपने बहुत अच्छी बात बताई है, ये इस तरह कोई बताता नहीं है, और इसके ऊपर मैं निश्चित रूप से अमल करूँगा। ये उनकी विनम्रता थी, और निश्चित रूप से मैं इसके ऊपर अमल करूँगा। फिर बहुत सारी चीज़ें बातें हुई कि मैं टूर्नामेंट करवाना चाहता हूँ, क्या करूं, कैसे करूं। तो बोले सर मैं आपके लिए जब भी जरूरत पड़े आप हाजिर हूँ, और आपको एक इंडोर स्टेडियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के दौरान खेल नहीं हो पाता है, और खिलाड़ी अपना पूरा दमखम नहीं दिखा पाता। और बारिश है, बारिश हो रही है, और स्लिप भी हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं, मगर उनने छोटे से उसमें बहुत अच्छा वो बना रखा था। मैं फोटो मैंने दिया है सर को, उसको देखिएगा कि एक साइड में झील है, बोटिंग हो रही है, और ऊपर से वो उसमें चल रहे हैं, कुछ बोलते हैं उसको, पहाड़ों में होता है, लटक करके आदमी जो है दूसरी तरफ जाता है। हाँ वो, अरे मैं भी तो गई थी सर अभी पहाड़ पे, जिप लाइन। मैं भी गई थी सर फर्स्ट टाइम जिप लाइन में। हाँ, जिप लाइन ऊपर से कर रहे हैं, नीचे वॉलीबॉल मैच चल रहा है, बगल में जो है वो बोटिंग हो रही है। बहुत तो पूरा सिक्किम को रिप्रेजेंट किया कि कभी आप सिक्किम घूमने आए तो इतनी सारी एक्टिविटी भी मिलेगी आपको स्पोर्ट्स के जी। हाँ, स्पोर्ट्स के साथ में आपको ये सब चीजें भी मिलेगी। वहाँ पर बुद्धा पार्क भी बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ, तो रवांगला गए हम, और वहाँ पे टूर्नामेंट करवाया। अब मैं बेसिक रूप से मेरी जो भूमिका थी वहाँ पर एज ए कमेंटेटर थी, और उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया, क्योंकि मुझे कुछ बाहर से कॉल्स भी आए, और उन्होंने बोला कि जब हमने सुना तो मुझे लग रहा था कि जैसे क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है, तो मुझे वो चीज सुन करके हाँ, नहीं तो सर क्या है ना, वॉलीबॉल को वैसे भी थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि छोटा सा गेम है, पर सर उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और वो सर जो आपका इतने दिन का अनुभव है, शायद वो जब बोलने में दिखता है तो लोग पसंद करते होंगे सर। बहुत 130 साल पुराना खेल है ये। 1895 में इसका आविष्कार किया गया था अमेरिका में, विलियम जी मॉर्गन साहब के द्वारा। आज 130 साल पुराना खेल हो गया है, और शुरुआती दौर पे इस खेल को एक इंटरटेनमेंट के गेम के रूप में चालू किया गया था। अच्छा। हाँ, 1891 में बास्केटबॉल, 1891 में, उसके 4 साल बाद इसका आविष्कार हुआ था अमेरिका में। सबसे ये बहुत ही कम्पिटिटिव हो चुका है, और उसमें ढेर सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। आज के दिन में दौलत और शोहरत वॉलीबॉल में दोनों है। अच्छा। हाँ, आप खेलिए, परफॉर्म कीजिए। अभी PBL हो रहा है, प्राइम वाली लीग। प्राइम वाली लीग में आप जाइए। हाँ, अभी कल ऑप्शन हुआ खिलाड़ियों का 60-60 लाख रुपए में खिलाड़ियों का ऑप्शन हुआ है। तो आप यदि आपके अंदर क्षमता है तो अब वॉलीबॉल भी कोई पीछे नहीं है। बिल्कुल। हाँ, किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। वॉलीबॉल के लिए भी बहुत सारे प्रायोजक हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, और आप अभी नेशनल टीम में भर्ती जाइए, आप सिलेक्शन करवाइए अपना, इंडियन टीम में जाइए। इंडिया टीम हमारी बाहर जाती है, और उसमें आप एक शोहरत भी पाते हैं, दौलत भी पाते हैं, और साथ में गवर्नमेंट जॉब भी देती है। प्लेयर्स के लिए एक अवार्ड भी होता है जो कि अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से वॉलीबॉल की यदि चर्चा की जाए तो बहुत ही एक सर हम एक सेशन अलग से रखेंगे सर। हाँ। उसमें हम पूरा वॉलीबॉल कवर करेंगे। हाँ, सर, है ना, क्योंकि सर कहीं ना कहीं वो एक जीके का भी पार्ट है ना, तो बच्चों को खेल एक आप समझ सकते हैं सर। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो स्पोर्ट्स करके एक जो एक जीके में जो आता है ना, तो स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इनकी सबकी टर्मिनोलॉजी ना, ग्राउंड कैसा होना चाहिए, उनकी लेंथ, विड्थ, है ना, और जो आपके नेट होते हैं, नेट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना सर, है ना, तो वो शायद वो तो एक हम सेशन अलग से रखेंगे सर। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम वॉलीबॉल के बारे में चर्चा होगी पूरी, आविष्कार से लेकर और आज के प्रेजेंट वॉलीबॉल, तो वो उसमें क्या पूरा जीके वाला सेशन हो जाएगा। 130 साल में अभी क्या प्रोग्रेस की हमने, कैसे कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, आपसे कोई कैसे जुड़ सकता है ना, मध्य प्रदेश के यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्टूडेंट कैसे अप्रोच कर सकते हैं नेशनल्स इंटरनेशनल के लिए।
होती है, जी। तो वो सेशन हम एक अलग से ठीक सोच है। रहे हैं ना सर। उसके बाद सर जैसे आपकी और हमारी मुलाकात पहली बार सर जी। जो हमारा एयर वेटरन का जो एयरफोर्स एसोसिएशन है जी। इंदौर चैप्टर, वहाँ पे हुई थी सर। तो उसकी शुरुआत कैसे की सर आपने? एक्चुअली वाकया इस तरीके से है कि मैं अमेजिंग वेटरन्स में गिना जाता हूँ। हाँ, तो अमेजिंग वेटरन्स का एक आयोजन हुआ था, सम्मान समारोह किया था हैदराबाद में। ओके। 2021 की बात है, 30 और 31 अक्टूबर इसको आयोजन किया था। वहाँ पर मुझे सम्मानित किया था और हमारे कापुल जेडी सिंह हैं, उनको भी वहाँ पे सम्मानित किया गया था जी। उसके बाद में मुझे जामनगर में भी सम्मानित किया गया था। तो जब हमारा सम्मान हुआ 30 और 31 अक्टूबर को, तो हमारे मन में ये हुआ कि अगर ये सम्मान करा सकते हैं पूरे इंडिया से अमेजिंग वेटरन्स बुला करके, तो हम इंदौर के वेटरन्स का क्यों नहीं सम्मान कर सकते हैं। मेरे मन में चलता रहा और ये भी आया कि जैसे यहाँ पे पास में आर्मी है, बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है। हाँ, आर्मी का तो काफी अच्छा है। उनके पास में होते रहते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं, मगर हमारे एयरफोर्स वालों को कोई पूछता नहीं है। मेरे मन में इस चीज़ का थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ जी। फिर मेरे मन में ये आया कि यदि ऐसा है तो मैं क्यों ना करूं। हाँ, मैं ही शुरुआत करूं। हाँ, मैं क्यों ना शुरुआत करूं। तो चूंकि जेडी सिंह से मेरी मुलाकात हो गई थी, तो हम दोनों वहीं पर मिले थे। फिर जेडी सिंह से जब मुलाकात हुई तो फिर ये हुआ कि वी विल आल्सो प्लान समथिंग, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बताओ क्या करें। तो जेडी सिंह ने बिल्कुल बोला कि बिल्कुल मैं आपके साथ में हूँ, आप करो। हाँ, मैं अभी 70+ हूँ, मैं इतना भाग दौड़ ये सब नहीं कर पाऊंगा, और आप करो, मैं पूरा सपोर्ट आपको दूंगा। तो जेडी सिंह का मुझे सपोर्ट मिला। फिर हम लोगों ने अक्टूबर 2021 में हमने एक मीटिंग की जी। हाँ, ये जो मैंने बताया ये 30 और 31 अगस्त को हुआ था हैदराबाद में सम्मान। अक्टूबर में नहीं हुआ था, 30 अगस्त में हुआ था। फिर आपने यहाँ अक्टूबर फिर हमने जो है आपस में इस चीज का कार्यान्वयन किया, तो आपस में डिस्कशन किया कि वी शुड आल्सो डू समथिंग, अदरवाइज आवर एग्जिस्टेंस इज जस्ट इग्नोर्ड, नोबडी इज गोइंग टू आस्क एनीबॉडी फ्रॉम एयर वेटरन। तो फिर प्लानिंग ये हुई कि भैया जो जो भी संपर्क में थे उनको कॉल किया गया। 7 अक्टूबर 2021 को हमारी 7 लोगों के साथ में फर्स्ट मीटिंग हुई। वहाँ पे गुरु कृपा होटल के आगे एवी रोड में एक वाइट कैसे करके है, उसमें हमारी मीटिंग हुई। और मीटिंग होने के पश्चात फिर ये हुआ, सब लोगों ने मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस जाहिर किया और बोले आप जो है बिल्कुल अब धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे ही ये चीज़ हो गई तो मैंने फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, अच्छा एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं बहुत अपॉर्चुनिस्ट भी हूँ मैं, और अपने सेल्फिश एटीट्यूड के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मगर मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि उसको फ़ायदा हो जाए, उसको फ़ायदा हो जाए। यदि मेरे माध्यम से फ़ायदा हो जाए उसको, तो मैं अपने आप को शुक्रगुजार फील करता हूँ कि मेरे माध्यम से उसका काम हो गया। तो मेरे मन में ये चीज़ आई कि यदि हम एयरफोर्स वेटरन्स को, मैं तो वार हीरो हूँ नहीं, मैंने जो है 71 वार नहीं लड़ा, और मगर यहाँ पर हैं, इंदौर में हैं 71 के वार हीरोज हैं, 65 के वार हीरोज हैं, 1962 के वार हीरोज हैं। हाँ। तो हमारे मन में यही चलता रहा कि हम इनका सम्मान क्यों ना करवाएं, और फिर मैंने ये चीज़ यूनिवर्सिटी को दे दी कि मैं जो है ऐसी प्लानिंग है। और उसी दौरान विजय दिवस भी चल रहा था। अच्छा। हाँ, पूरे इंडिया में अमृत महोत्सव। हाँ, 75 साल कंप्लीट होने के उसमें। हाँ, तो अमृत महोत्सव जो चल रहा था, तो उनको भी मौका मिल रहा, उन्होंने भी इस मौके को जो है बिल्कुल ग्रैस्प कर लिया, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हुए थे। और ये जो कार्यक्रम हुआ, ये अपना अकेला कार्यक्रम था, जो कि 24 दिसंबर 2021 को हमने 1962, 65 और 71 वार हीरोज को सम्मानित किया यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। अच्छा। और इसके पीछे जो मेहनत किया
तो हमारे मिस्टर वेटरन AD उदासी हैं, उनकी पहचान थी जिला सैनिक बोर्ड से, वहाँ से पूरी लिस्ट लेकर के आ गए वो। और फिर हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कॉल करना शुरू किया, हमने एक एक को कॉल किया और जिससे भी संपर्क हो सका सबका डिटेल मंगवाया। अब उस दौरान कोरोना था, अब समस्या ये थी कि कोरोना में कौन कैसे क्या करेगा, और महू से बुलाना सभी सीनियर सिटीजन्स, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम एंड कमिंग हियर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस। तो उन्होंने सब ने मेरे ऊपर बोल दिया कि रमेश तुमको जो कुछ भी करना है करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। मैंने बोला यार फाइनेंशियल मैटर भैया, और इसमें जो है कल मुझे ब्लेम करोगे आपकी इतना पैसा का वो हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप तो काम करो। फिर मैं इसमें पूर्ण रूप से लग गया और डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन जो थे हमारे डॉक्टर सुनील दुधाले, उनको मैंने ये मन की जो मंशा थी उनको बताई। अरे बोले ये तो बहुत अच्छा काम है, इसको हम यूनिवर्सिटी से भी हेल्प करवा के करवा देंगे। तो जो ऑडिटोरियम जिसका 80,000 रुपये किराया लगता है वो हमको फ्री मिला था। अच्छा। और काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ने हमको फ्री उपलब्ध करवा दी थी। खाना हमारी तरफ से था और कुछ चीज़ें हमारी तरफ से थी, काफ़ी चीज़ें उसमें लगती हैं, साल है, श्रीफल है, लोग व्यवस्था। और इसमें एक अहम जो रोल था तो फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर का पूरा स्टाफ जो इन्वॉल्व था, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा, इन लोगों ने बहुत ही सहयोग किया। और मैं निमंत्रण देने जा रहा था NCC के CEO को कि मैं ही सब डिसाइड कर रहा था कि इसमें ऊपर कौन बैठेगा, मंच में कौन बैठेगा, नीचे कौन बैठेगा, कौन कौन अतिथि होंगे, और हमें पॉलिटिकल वो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए था इसमें, हमें सिर्फ वही चाहिए यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी चाहिए, फिर हमारे जो डिफेंस वाले चाहिए। मैंने एयर मार्शल मसंद और इनको सबको जो है वो कर दिया, ये लोग आने के लिए सब तैयार हो गए। वो तो वो फेलिसिटेशन में ही थे तो उनको हमने अतिथि भी बना दिया मंच में। फिर समस्या हुई कि और कौन बैठेगा, तो मैं यही प्रयास कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा फौज के लोग ऊपर मंच में मंचासीन हों। फिर मैं गया CEO NCC के पास में, एयर स्क्वाड्रन के जो विंग कमांडर AS पनवर थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर आपको आना है और हम कर रहे हैं, ये फेलिसिटेशन सेरेमनी है और जो कि अभी तक नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला मिस्टर रमेश जो कुछ भी आपको हेल्प चाहिए आप बताइए और निश्चित रूप से मैं आऊँगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन बैठेंगे मंच में, एयर मार्शल मसंद और ये सब बैठेंगे, तो वो लोग एक अलग हायरार्की मेंटेन करते हैं। बोले मैं आऊँगा मगर मैं ऊपर नहीं बैठूँगा, मैं नीचे बैठूँगा, इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठ रहे हैं, वार हीरोज बैठ रहे हैं, तो मैं नीचे बैठूँगा, बट आई विल कम। अब बताओ मुझसे आपको क्या चाहिए, NCC कैडेट चाहिए? अरे मुझे सोने में सुहागा, तो फिर कितने चाहिए? 10, 20, 30? तो जो 30 उन्होंने बोला 30 दे दो सर। आप क्या है 30 बच्चे आ जाएंगे तो और 100 बढ़ जाएगी, उनको वहाँ पे खाने की व्यवस्था हो जाएगी, उनके एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा और उनके जीवन में एक एयरफोर्स के प्रति अट्रैक्शन पैदा होगा। बिल्कुल के तो फिर वो बच्चे मिल गए। फिर हमने मैडम ये जब हुआ तो 24 दिसंबर को इस तरीके से, और सिंगल हैंडेड प्रोग्राम था, ये था 101 मिनट का, और समझ लीजिए 101 मिनट मीन्स 2 मिनट ये होगा, 3 मिनट ये होगा, 4 मिनट ये होगा, फिर इनका स्पीच होगा, इनकी से पूरा जो है चॉकआउट किया। अभी मेरे पास फाइल में ये सब चीज़ें मौजूद है। फिर NCC कैडेट्स को आप पूछिए कैसे यूज़ किया हमने। NCC कैडेट्स को 30 कैडेट मिल गए, जिसमें हम 15 लड़के 15 लड़कियां। फिर ऑडिटोरियम के पास से जहाँ पर ये लोग इनकी कार खड़ी होगी पार्किंग से, वहाँ पर हमने खड़े कर दिए, मार्च करते हुए लेकर आएंगे ना, सलूट करेंगे और उनके बगल दोनों मार्च करते हुए वहाँ पर जाएंगे और सीढ़ियों से दूसरा कंटिजेंट ऊपर तक लेके जाएगा। फिर अंदर ऑडिटोरियम के अंदर अलग रहेंगे, वो उनके चेयर तक लेके जाएंगे, उनकी सीट तक लेके जाएंगे, और फिर जैसे ही उनका नाम अनाउंस किया जाएगा फिर उठेंगे और उनको ससम्मान मंच के पास तक गाइड करेंगे, सम्मानित होंगे। उसके बाद जैसे ही उनका जो भी आइटम उनको मिलेगा सम्मान स्वरूप में, सम्मान के रूप में, उसको तुरंत हमने बैग भी खरीदे, फिर तुरंत उनको पैक करके उनके पास वापस सीट के ऊपर बैठाएंगे। इस तरीके से NCC कैडेट्स का हमने उपयोग किया था और इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम
मेरे पास फोटोज बिल्कुल सर, हम शेयर करेंगे वो सारे फोटोज फोटोज। मैं आपको दूंगा। तो ये फिर इस तरीके से हमारा कारवां बढ़ निकला। ये जो वार हीरोज थे हमारे एसोसिएशन में, वार हीरोज हैं। हाँ सर, एक पॉडकास्ट हो चुका है गोले सर के गोले साथ। सर का हुआ है जी बिल्कुल। इसमें से जो लोग शुरुआती जो थे उन लोगों ने इस एसोसिएशन को बिल्डअप करने में फाइनेंशियल हेल्प भी किया है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम में पैसे लगने थे। बिल्कुल सर। पैसे लगने थे, कैसे क्या करेंगे, इसलिए 6,000 रुपये हमने इनिशियली कलेक्ट किए थे और बाकी जो भी है यूनिवर्सिटी ने हेल्प किया और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और इसको जो हमारे राठौर थे फोटोग्राफर, 67 यूनिवर्सिटीज में इसको फॉरवर्ड किया। अच्छा। उसके पश्चात यूनिवर्सिटीज ने मुझे भेजा कि भैया हम भी करवाना चाहते हैं, हम भी करवाना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। हालांकि फिर और किसी ने ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया, बट ये 67 यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम गया। अच्छा। और इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। एयर मार्शल मसंद थे, विंग कमांडर क्वात्रा थे, ये वीर चक्र है। और एयर मार्शल मसंद एक ऐसी बहादुरी की मिसाल है कि जिन्होंने खिड़की में झांक करके ऊपर से देखा और डायरेक्ट जो बम्बार्डमेंट किया था, खिड़की में बम्बार्डमेंट किया था, ऊपर से देखा। ये ढाका की बात है, गवर्नर हाउस में खिड़की से बम्बार्डमेंट किया। उसके पश्चात ही ये युद्ध का अंत हो गया था और सरेंडर कर दिया था 93,500 सैनिकों ने जनरल नियाजी के साथ में, जनरल अरोड़ा के सामने। अच्छा। हाँ, ये एयर मार्शल मसंद हमारे मऊ में है। अच्छा। हमारे ये जो एयर वेटरन एसोसिएशन है उसके वो चीफ पैट्रन है। और ये जो बता रहा था हैदराबाद वाली बात, तो हैदराबाद में एयर वेटरन एसोसिएशन है, उसका मैं ऑल इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। अभी पिछले बार इलेक्शन हुआ था और उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया हूँ। हमारे यहाँ से 2 एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर भी हैं, एक जेडी सिंह और एक साजिद बम्बुल्दिया, उनको भी नॉमिनेट करवाया था मैंने। मैं गया था मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो इस तरीके से इस एयर वेटरन एसोसिएशन का हमारा उत्पत्ति और आज तक की प्रोग्रेस है। और इस एसोसिएशन की खासियत ये है, क्योंकि मैं क्लर्जी रहा हूँ। बिल्कुल सर। और एडमिनिस्ट्रेशन का मेरे पास में बहुत सारा ढेर सारा अनुभव है। एयरफोर्स के साथ में मैं यहाँ पर भी एज एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, तो मुझे सिविल और डिफेंस दोनों का अनुभव है। उसको समावेशित करके मैं जो भी हेल्प हो सकती है उसको करने का प्रयास करता हूँ। यदि इस एसोसिएशन के नॉलेज में आता है कि किसी भी एयर वेटरन की डेथ हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम लोग सब तुरंत खड़े हो जाते हैं। और यदि पता चला कि सडनली किसी का कुछ इस तरीके से डेथ हो गई है, तो इमीडिएटली इंटीमेट किया जाएगा सबको। मुझे पता चलेगा, मैं इंटीमेट कर दूंगा, झाला साहब को पता चलेगा, झाला साहब इंटीमेट कर देंगे। और इमीडिएटली प्रॉपर यूनिफॉर्म में, सफ़ेद शर्ट जो मैं भी ये पहन हुए हूँ, ये हमारी यूनिफॉर्म है एक्सेप्ट ब्लेजर, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, टाई के साथ में, कैप के साथ में तुरंत उनके घर पहुँचेंगे और सामान, और खाली हाथ नहीं पहुँचेंगे। हम 10,000 रुपीज़ का कैश लेकर जाएंगे इमीडिएटली। फाइनेंशियल हेल्प हमारे एयरफोर्स वेटरन एसोसिएशन के द्वारा, जो एयरफोर्स से मिलेगी, दिल्ली से मिलेगी, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो हमारे एसोसिएशन द्वारा 10,000 रुपीज़ उपलब्ध करवाया जाएगा और हम एयरफोर्स का फ्लैग लेकर जाएंगे। इसमें काफ़ी सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि हम लास्ट राइट के लिए फ्लैग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी है। एयर हेडक्वार्टर ने क्लियरली लिखा हुआ है उनके आदेश में कि बॉडी शुड बी रैप्ड विद द एयरफोर्स इनसाइन। हाँ, ये क्लियरली लिखा हुआ है। वो जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एयरफोर्स एयर हेडक्वार्टर का जो लेटर है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो मैं आप सभी से भी अपील करना चाहता हूँ कि यदि कभी किसी भी सैनिक की डेथ हो जाती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, तो स्पेशली एयरफोर्स के, तो उसमें एयर हेडक्वार्टर का इंस्ट्रक्शन है कि उनकी बॉडी को एयरफोर्स के फ्लैग में लपेट के ले जाया जाए और उस फ्लैग को नेक्स्ट ऑफ किन को दे दिया जाए। यदि नेक्स्ट ऑफ किन उसको नहीं संभाल पाते हैं तो वापस आप उस फ्लैग को ला सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर हेडक्वार्टर्स का तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है। जी हाँ, ये प्रोसेस है और इसको हमें करना चाहिए। देखिए, ये तो सबके साथ घटित होना है। उस पर अभी एक ऐसे केस हो गया था मऊ में
एक AVM साहब की डेथ हो गई थी, मेरे नॉलेज में आया। जैसे ही मेरे नॉलेज में आया मैंने इमीडिएटली सबको इंटीमेट किया, यहाँ पर जिला सैनिक बोर्ड को इन्फॉर्म किया, मैंने MCC वालों को इन्फॉर्म किया, AFA भोपाल ऑफिस को इन्फॉर्म किया। भोपाल से आने में तो टाइम लगता है, उनको 3-4 घंटे लगे, मगर यहाँ से जितने भी सब लोग हम लोग फ्लैग लेकर के पहुँच गए। उनके पास फ्लैग नहीं था, हाँ, और हमारे फ्लैग को उन्होंने यूज किया। हालांकि फिर एयरफोर्स एसोसिएशन की जो भोपाल से टीम आई थी उस फ्लैग को रिप्लेस कर दिया उन्होंने, बट इमीडिएटली उस फ्लैग का इस्तेमाल कर दिया। और हमारे जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स थे, JCOs थे, PBOs थे, सब लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया कि ये सब चीज़ें, और देख करके दंग रह गए, अरे वाह, ये लोग सब इस यूनिफॉर्म में कौन है? तो बोले एयर वेटरन एसोसिएशन के सभी मेंबर्स हैं जो हमारे इंदौर चैप्टर हैं, और हम एयर वेटरन एसोसिएशन हैदराबाद से रजिस्टर्ड हैं, वो फाउंडेशन सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, हमारे पास में उनका पैन नंबर है, और हम जो भी गतिविधि चलाते हैं टोटली ट्रांसपेरेंट रहती है। हमारी मीटिंग होती है हर महीने 250 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं, मैं ओपनली सबको बताना चाहता हूँ। और उससे जो है जितने भी नेक कार्य होते हैं वो हम करते हैं। और इतना ही नहीं, यदि किसी को भी किसी तरह की पेंशन संबंधी प्रॉब्लम है, स्पर्श संबंधी प्रॉब्लम है, ECHS वाली प्रॉब्लम है, तो उनको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। यदि झाला साहब उसके एक्सपर्ट होंगे, उनसे हम इसको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। हमारे एसोसिएशन में काफ़ी सारे बैंकर्स हैं, बैंक रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको हम उनके माध्यम से सॉल्व करवा देते हैं। यदि इस लेवल से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो मेरे कांटेक्ट हैं दिल्ली में, जो कि डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन्स में कुछ सर्विंग SNCOs हैं, सर्विंग वार्ड ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, वो हमको निश्चित रूप से हेल्प करते हैं, और फिर प्रॉपर कागजी कार्रवाई भी हम उसकी करते हैं। तो सर इतना सारा काम तो आप कर ही रहे हैं, है ना? जी। तो हम पूछना चाहेंगे आपसे थोड़ा फैमिली के बारे में, जी मैडम, घर परिवार के बारे में, क्योंकि सर उनकी शिकायत तो रहती होगी कि आप प्रॉपर टाइम देते हैं या नहीं देते हैं आप, या सोशल एक्टिविटी और इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए, कोई भी कार्य बिना अर्धांगिनी के सहयोग के, बच्चों के सहयोग के नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल सर। क्योंकि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे उनकी धर्मपत्नी का हाथ होता है, उनके बच्चों का हाथ होता है। और यदि मैं एक्टिंग में जाता हूँ तो मैं आपको एक बात बता दूँ, सुबह जब एक्टिंग क्लास जाता हूँ तो मैं नाश्ता करके जाता हूँ, खाली पेट नहीं जाता कभी। और हमारी मैडम, बच्चे, ये लोग इतना आसक्त रहते हैं कि सुबह घूम करके आ जाते हैं फटाफट 7 बजे तक, और इमीडिएटली कुछ न कुछ उस तरह से बना करके और खिला के फिर भेजते हैं, तो आप अभी एक्टिंग क्लास के लिए जाइए। टाइम नहीं दे पाते हैं, उसकी शिकायत उनको रहती है, बट ये जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और उपलब्धि होती है तो उनको खुशी होती है कि उनका त्याग इस तरीके से काम आया। और जहाँ तक इसकी बात आ रही है उनके त्याग की, तो मैंने एक और सत कार्य सोचा था कि 69 से 74 के बीच में एक दिन मैं ऐसे स्मरण कर रहा था, और मैं बांदा, एक छोटा सा जिला है यूपी में, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। वो मेरे कर्म भूमि है, और पढ़ाई वढ़ाई सब मेरी वहीं से हुई है, और आज भी मेरे बांदा के सपने आते रहते हैं। सर वही आते हैं ना, बचपन के सपने तो हमें भी आते हैं, अभी भी सपने आते हैं। बिल्कुल सर। और मैं यही सोच रहा था कि यार, मैं इतना फेम मुझे मिल चुका है, इतना जाना जाता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ बांदा के लिए, मेरे अपने इंटर कॉलेज के लिए, उसके लिए। तो मैं इस चीज़ से एक प्रेरणा लेकर के मैं स्पोर्ट्स की काफ़ी गतिविधियाँ वहाँ पर चलवाता रहता हूँ, सपोर्ट करता रहता हूँ वहाँ पर। और वहाँ पे जो भी यंगर टीचर्स हैं, नए टीचर्स हैं, उनको मैं छोटा मोटा मार्गदर्शन करता रहता हूँ। और ये सभी को करना चाहिए। इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये ऐसे कार्य हैं कि सभी को करना चाहिए। यदि आपके अंदर कोई भी किसी तरह की विशेषता है और आपके पास में एक्सपर्टाइज है, तो आप उस एक्सपर्टाइज को बांटें, न कि अपने पास तक रखें, क्योंकि जितना ही ये ज्ञान बांटेंगे उस ज्ञान का प्रचार प्रसार उतना ही होगा और उतने ही लोग उससे लाभान्वित होंगे। और इसी भावना को लेकर के मैंने सोचा कि मुझे 69 से 74 तक जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, अगर वो जिंदा हैं तो क्यों ना उनका सम्मान किया जाए।
फिर ये जो मेरा विचार था, इस विचार को सभी ने सराहा, घर में धर्मपत्नी ने सराहा, बेटे ने सराहा। बेटा अभी मर्चेंट नेवी में है। जी जी। अभी इस महीने आएंगे वो। अच्छा। मर्चेंट नेवी में है। और बेटी से तो हम मिले थे शायद। बेटी से आप मिल चुके हैं, सृष्टि है, उसका अपना गुड वाइफ प्लेसमेंट सर्विसेज है यहाँ पे सपना संगीता में। और बड़ा बेटा है मनोज कुमार, जो कि प्रिंस हिंडई में है, वहाँ पे सर्विस एडवाइजर है वो कार शोरूम में। जी जी। तो तीनों बढ़िया से सेटल्ड हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। उनकी शादी हो चुकी है बड़े वाले के, इनकी दोनों की शादी नहीं हुई और ये शादी नहीं करना चाहते हैं, जबकि मैंने इनको पूरी छूट दे रखी कि तुम लोग लव मैरिज कर लो, मगर वो भी एक दिन सर क्लास में आके ही बोला मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे लव मैरिज नहीं कर रहे। ऐसे पेरेंट्स कहाँ मिलेंगे सर बच्चे को? तो सर इसलिए हम बोलते हैं, जैसे क्या होता है ना, यहाँ भी पेरेंट्स आते हैं तो हम यही सिखाते हैं कि बच्चों को इस लायक बनाना। ठीक है, उनको जब ठीक लगेगा सर, है ना। देखो सर, ये उनकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि जब ठीक लगेगा सर होगा। चीज का एक समय होता है जब उनको, आपने तो सर पूरी छूट दे दी, अगर आप छूट नहीं देते तो अभी तक हो जाती सर शादी। बच्चे समझदार हैं, बच्चे समझदार। परिस्थितियाँ कुछ ऐसा जो चारों तरफ घटनाएं घटित हो रही हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से उनको डिजेक्ट कर देते हैं। उनका जो है वो खत्म हो जाता है इंटरेस्ट। उस सपने में थोड़ी देर चले जाते हैं कि कहीं साला ऐसा कहीं कुछ हो तो न जाए, पेरेंट्स तो ना हमारे छूट जाएं, ये भी उनके प्रति बहुत सारे मन में भ्रम बने रहते हैं। तो उनके सबके सहयोग से मैंने बांदा के एक जनता इंटर कॉलेज स्टूडेंट, जहाँ से मेरी 69 से 74 तक पढ़ाई हुई थी, मैंने भगवान की कृपा से और उसी कॉलेज के आशीर्वाद से मैं गया, मैंने व्यवस्था की सब कुछ। मैं गया, मेरा बेटा गया जो मर्चेंट नेवी में है। हम लोग यहाँ से साल, श्रीफल और सामान करने वाला जो भी आइटम था हम यहाँ से लेकर गए। वहाँ पर हमें पूरा, जहाँ पे हम रहते ही थे, गाँव ही था, सब लोग वहीं पे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, प्रिंसिपल। और वो लोग जो कभी पढ़ा करते थे वो आजकल वहाँ पे टीचर्स हैं। और सीनियर हो गए, कुछ लोग रिटायर हो गए। तो उनको मैंने बोला, प्रदीप सिंह ऐसा मुझे करना है। अरे बोला रमेश भैया आप आ जाओ, बस सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम यहाँ से गए, सब गाड़ी वाड़ी सब लगा दिया उन्होंने। और इसमें खासियत ये है कि कुछ टीचर्स ये तो 92 साल के, 92 ईयर्स ओल्ड, उनके यूरेटर लगा हुआ, मगर उनको जैसे ही पता चला कि कोई हमारा सम्मान कर रहा है, उनको तो भूल गया 92 ईयर्स। सही बात है। मगर जब उनको पता चला कि कोई हमारा सम्मान कर रहा है, तो वो यूरेटर्स, उनका नाती एक हाथ में यूरेटर पकड़े हुए और हाथ पकड़े हुए लिवा के ला रहा है। आचार्य जी श्री राम गोपाल त्रिपाठी जी, एक हमारे चंद्रिका प्रसाद अवस्थी जी, वो चल नहीं पा रहे हैं, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, मगर चले आ रहे हैं। और इतना भाव पूर्ण माहौल था उस दौरान, जो है कि आंसू ऑटोमेटिकली बह रहे थे। और मैं जाके व्यक्तिगत रूप से उनके चरणों में प्रणाम करके उनको रिसीव कर रहा था। मैंने सोचा सर आपने मुझे पहचाना, त्रिपाठी जी आपने पहचाना? नहीं बेटा मैं नहीं जानता तुमको। अच्छा यहाँ पे किस लिए आए हैं? अच्छा। फिर अरे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है सम्मान करने का। मैंने आपके आशीर्वाद से मैं ही सम्मान करने के आया हूँ इंदौर से। अच्छा। अरे तुरंत सिर में हाथ रख गया, अरे बेटा ढेर सारा आशीर्वाद आसमान छू और क्या 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 क्या। फिर उन्होंने अंततोगत्वा एक शब्द और बोला कि रमेश, हम लोग तो जीवन के अंतिम छोर पर हैं, मगर तुमने हमें ये सम्मान दे करके हमारी 4-5 साल की उम्र और बढ़ा दी है। ये उनके शब्द थे। और ये ऐसे शब्द यदि किसी गुरु से सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। सही बात है। और इतने भाव विभूत हो गए कि मैं क्या बताऊँ आपको। यादें सब यादें ताजा। चलो सर, मतलब आपने सोचा, भले आप यहाँ सेटल्ड हैं, जी जी, लेकिन आपके मन में एक रहा कि वो मेरा स्कूल, वो मेरा घर जो है करना चाहिए, सोचना चाहिए। यदि भगवान ने आपको सक्षम बनाया तो उसको कार्यान्वित करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, चीजें तो हमेशा आती हैं जाती हैं, पैसा है आता है, कमाएंगे और यहाँ बिल्कुल सर यहीं पे सब आया। बट कुछ ऐसे अविस्मरणीय क्षण होते हैं, उनको हिस्टोरिकल बनाने में आपको अपना योगदान देना चाहिए। और वो मैंने प्रयास किया
और आज भी फोन आते हैं, टीचर्स के फोन आते हैं। अभी 15 अगस्त को यदि मैं हो सकता है कि मैं बांदा में रहूं, किसी सब बुलाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर भी मेरे ऑफिस में भी 15 अगस्त 26 जनवरी मेरे लिए रिजर्व रहते हैं। जी। मैं डायरेक्टर के साथ जाता हूँ, झंडा फहराता हूँ और प्रॉपर झंडे को सलूट करना, फिर भारत माता की जय बोलवाना। रिटायरमेंट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, रिटायरमेंट के पहले जब सर्विस में तब भी यही करता था 26 जनवरी 15 अगस्त को, और आज भी मुझे विशेष रूप से सभी आमंत्रित करते हैं कि सर 15 अगस्त है, ये स्वतंत्रता दिवस है, आपको आना है। तो बिल्कुल सर, मैं जाता हूँ। हम आशा करेंगे कि आपकी सेवाएं इसी तरीके से सभी को मिलती रहें। और सर अपना समय देने के लिए और इतनी सारी सर बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को, जो कि सलूट के नाम से है। सलूट पुलिस एंड डिफेंस एकेडमी। मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है समाज के लिए, और जो आप कर रहे हो, झाला जी कर रहे हैं, ये नई पीढ़ी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने दे दिया है कि जो बच्चे भटकते रहते थे उनको सही मार्गदर्शन कर रहे हैं आप। और इतना ही नहीं, इसमें इतने सारे कार्य कर रहे हैं, ये एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बन गया है सबके लिए कि हमें भी करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए। इस तरीके से लोगों के अंदर एक भावना जागृत हो गई है। मैं सलूट पुलिस और डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद सर। आपका जय हिंद। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।